हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया एक नया चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स, सारे माइक्रोब्स खराब नहीं होते, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के कल्याण के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप अपनी नई एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए। अगर नहीं है तो आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सारे माइक्रोब्स खराब नहीं होते। जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कि अलग अलग पैथोजन, जो अलग अलग माइक्रोब्स हैं, उनकी वजह से अलग अलग बीमारियां होती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो अच्छे होते हैं ह्यूमन के हेल्थ के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Beside microscopic plants and animal, microbe are the major component of the biological system on this earth। ठीक है, अगर हम प्लांट और एनिमल को छोड़ दें तो इसके अलावा जो माइक्रोब्स है, जो हमें दिखते ही नहीं है नेक्ड आई से, वो भी क्या है, हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ में, वो भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई देती हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रहती हैं, जैसे कि माइक्रोब्स। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक है ना, मीन्स बड़े, बोल सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ों की बात करें जो हमें दिखाई पड़ रही है, मीन्स साइज में बड़े हैं ये। ठीक है, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए। इसके अलावा माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है कि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। यू हैव स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11। डू यू रिमेंबर विच किंगडम एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि माइक्रोब्स किस किंगडम में होंगे। मोनेरा तो पढ़ा होगा। मोनेरा में तो ये लिखा है ना सीधे कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मोनेरा होगा। विच आर द वंस द ओनली माइक्रोस्कोपिक, उनमें से कौन सा ऐसा किंगडम था जो माइक्रोस्कोपिक था, मीन्स हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते थे उसको। दो थे, एक तो था माइक्रोब्स में बात कर सकते हैं कि दो किंगडम थे, पहला मोनेरा हो गया, दूसरा ये भी था प्रोटिस्टा। वो दोनों ही क्या थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। मीन्स डिफरेंस तो बहुत थे लेकिन हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते थे, मीन्स दोनों ही किंगडम के एनिमल्स को। ओके, आगे देखते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडी एंड दैट ऑफ द अदर एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे हम बात करते एयर, या खुद हमारे अंदर भी ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल, मीन्स ये कहीं भी प्रेजेंट है। ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है ये। They are present even at the site where no other life form could possibly exist. Sites such as a deep inside the geyser thermal vent where the temperature may be high as the 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layer of snow several meter thick and in highly acidic environment. ठीक है, जो माइक्रोब्स ऐसी जगह भी रहते हैं जहाँ कोई नहीं रह सकता, जैसे कि थर्मल वेंट में, मीन्स जैसे गीजर, मीन्स वहाँ पानी कितना गर्म रहता है, गीजर में पानी को गर्म करते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ कोई रहेगा तो बॉयल ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी माइक्रोब्स रहते हैं। इसके अलावा सॉइल के डेप्थ में भी माइक्रोब्स भरे पड़े हैं। ठीक है, कोई तो रहता नहीं, कोई इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, जो देखते हैं ना कि रैट है, स्नैक है, ये अपर लेयर जो होती है सॉइल की, वहीं तक वो अपना होल बना के रहते हैं, उसके अंदर नहीं रहते, ये डेप्थ तक भी रहते हैं माइक्रोब्स। इसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि जहाँ पे स्नो है, जो स्नो की लेयर है ना, उसके अंदर भी माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स कि ये कहीं भी किसी टेम्परेचर, किसी कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एसिडिक इन्वायरमेंट है, जहाँ मीन्स एसिड है, वहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है। माइक्रोब आर द डाइवर्स, माइक्रोब बहुत टाइप के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में बात किया जा रहा है या फिर वायरस के बारे में, नहीं, ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। डाइवर्स का मतलब बोल सकते हैं कि वैरायटी। ठीक है, बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट, वायरसेस, वायराइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, जैसे कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के, जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ किस में हमने देखा था, प्रोटोजोआ हम लोग ने पढ़ा है प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, वहाँ पे प्रोटोजोन्स पढ़े थे हमने, जिसे बोल रहे थे कि एंसेस्टर हैं एनिमल के। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर होते हैं बट मल्टी सेलुलर के क्या है, एंसेस्टर हैंगे। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया पढ़ा था मोनेरा में, फंजाई भी पढ़ा था हमने किंगडम फंजाई में। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स, एनिमल जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा वायराइड्स, वायरसेस। ठीक है, वायरसेस, वायराइड्स, जो वायरसेस होते हैं ये किस तरीके के, क्योंकि बाहर क्या होगा, प्रोटीन होगा, अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इसके अलावा जो वायराइड्स होते हैं इनके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और इनका जो बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वायरस से कम होता है।
इसके अलावा और एक है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है, ये सिर्फ प्रोटीन है, प्रोटीन है, इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म है। तो यही बोला गया कि एबनॉर्मली प्रोटीन मीन्स किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं कि इसका शेप या साइज कुछ हो, नहीं, केवल प्रोटीन की कोटिंग है, मीन्स प्रोटीन है, ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, इनकी प्रोटीन ही इन्फेक्शन कॉज करती है। ठीक है, ये सब डाइवर्स हैं, ये इतने प्रकार के माइक्रोब्स हैं। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर 8.1 एंड 8.2। बहुत सारे माइक्रोब्स का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। Microbe like bacteria and many fungi can grown on the nutritive media to form colony that can be seen with naked eye. Such culture are useful in study on microorganism. ठीक है, माइक्रोब्स में कौन, बैक्टीरिया और बहुत सारी फंजाई क्या करते हैं, हम उसको न्यूट्रेटिंग मीडियम में, मीन्स कि हम लैब में इसको ग्रो कराते हैं और हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जब हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अच्छे से खाना पानी दे रहे हैं, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया एक छोटा सा रहेगा तो नहीं दिखेगा, जब ढेर सारा वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे, मीन्स एक पॉपुलेशन बना लेंगे, तो क्या होगा, हमको अपने नेक्ड आई से भी दिखेगा। ऐसे फंजाई भी क्या करते हैं, उनको हम न्यूट्रिशन मीडियम देते हैं, न्यूट्रेटिव मीडियम देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, मीन्स अपना झुंड बना लेते हैं न्यूट्रेटिंग मीडियम पे, जिसको हम अपने नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन कल्चर के बारे में। आगे देखिए डायग्राम दिया गया, ये वाला जैसे लग रहा है कैप्सूल जैसा ना, इस तरीके से रॉड शेप लाइक ना, तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सारे जितने भी डायग्राम है, मीन्स ये तीनों, ये और ये क्या है, बैक्टीरिया के हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है क्या है, रॉड शेप मैग्नीफाइड इनटू 1500x, मीन्स कि ये रॉड शेप की बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको मैग्नीफाई किया गया है, कितना गुना, 1500x पे देखा गया है, तब ये जाके पिक्चर दिखा है। इसके अलावा है स्पेरिकल शेप मैग्नीफाइड इनटू 1500x, ये देखिए स्पेरिकल शेप मीन्स कुकस वाला फॉर्म है ये। ठीक है, ये 1500x को मैग्नीफाई किया गया है। ठीक है, लेंस को एकदम बहुत मैग्नीफाई करके ये स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया गया और इसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। अब ये देखिए, ये भी क्या है, रॉड शेप दिख रहा है, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, मीन्स फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजेला मैग्नीफाइड 50,000x पे देखा गया, मीन्स कि ये छोटा बहुत होगा, इसको 50,000x करके देखा गया, मीन्स कि इसको 50,000 गुना लेंस को एकदम मैग्नीफाई किया गया है, तब ये रॉड शेप बैक्टीरियम को विजुअलाइज किया गया है विथ फ्लैजेला के साथ। ठीक है, तो ये डायग्राम जो तीनों है ना, ये बैक्टीरिया के हैं, और ये कितने, मतलब बोल सकते हैं कि कितने पिक्सल पे, या फिर कह सकते हैं कितना माइक्रोस्कोप के लेंस को कितना मैग्नीफाई किया, मीन्स कितना बड़ा करके दिखाया गया, क्योंकि हमको नेक्ड आई से तो दिखेंगे नहीं, हम इसको देखेंगे तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो स्ट्रक्चर है ये है बैक्टीरियोफेज का। ये ऐसा मीन्स बोल सकते हैं ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को बीमारी कॉज करता है, इसीलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब देखिए ये सारे वायरसेस, देखिए ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों ना, ये वायरस के स्ट्रक्चर हैं, ये पूरे बैक्टीरिया के थे। अब ये वायरस के स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या है, द बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में बीमारी कॉज करता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। स्ट्रक्चर में देखिए, ऊपर क्या है, हेड। ठीक है, बीच में क्या है, कॉलर है। फिर देखिए ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसमें लिखा है टेल। ठीक है, नीचे क्या है, प्लेट है। इसके अलावा ये छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, पिन निकले हुए, ये प्रॉन्स है। ये प्रॉन्स ये क्या करते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया का सेल है तो इस पे ही आते हैं, और इसमें से इनका जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से निकल के चला जाता है किसमें, होस्ट की बॉडी में, कह सकते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में। ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, बीमारी कॉज करता है। आगे देखते हैं, ये है एडिनो वायरस। ठीक है, ये भी वायरस है। अब इसका क्या क्या दिया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, एडिनो वायरस विच कॉजेस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ये एक ऐसा वायरस है जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, अपर पार्ट वाले। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोअर एल्वेलाई, नहीं, ये अपर वाले पार्ट में करता है। ठीक है, और ये देखिए, ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है, रॉड शेप टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस है। यहाँ पे भी हमने रॉड शेप देखा था, तो ये क्या था, बैक्टीरिया था, बट ये क्या है, वायरस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है रॉड शेप टोबैको मोजैक वायरस टीएमबी मैग्नीफाइड अबाउट 1 लाख टू 1.5 लाख एक्स। ठीक है, ये किस में देखा गया है, टीएमबी। टीएमबी का मतलब है टोबैको मोजैक वायरस में। ठीक है, जो टोबैको का प्लांट है ना, उस पर जब वायरस इन्फेक्ट कर देता है तो उस बीमारी को कहते हैं टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, इसमें मैग्नीफाई किया गया है माइक्रोस्कोप को 1 लाख से 1.5 लाख गुना। ठीक है, तब जाके स्ट्रक्चर देखने को मिला है, मीन्स कि यही वायरस क्या करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं टोबैको के प्लांट में। ओके,
अब आगे देखते हैं। आगे कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्रिस्टिक्स, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया है, इसमें ढेर सारे क्या है, बैक्टीरिया का कॉलोनी है। मीन्स कि ये लैब में हो रहा है। ये हम इस पे न्यूट्रिशन देंगे या बोल सकते हैं न्यूट्रेटिव मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसको हम लोग अपनी नेक डाई से देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला न्यूट्रेटिव मीडियम में देख सकते हैं फंगल की कॉलोनी है। मीन्स इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि हम उसको नेक डाई से भी अब देख सकते हैं, विजुलाइज हो रहा है हमें। तो क्या, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्रिस डिस्क यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इन चैप्टर 7 यू हैव रीड दैट द माइक्रोब कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग। जैसे कि आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर 7 में पढ़ा कि बहुत सारे माइक्रोब्स अलग अलग तरह की बीमारियां ह्यूमन में या फिर बोल सकते हैं एनिमल में भी इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो कॉज अ डिसीज इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, जितनी भी हमने पढ़ा है, जो माइक्रोब्स हमने तो कुछ पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट में बीमारियां होती हैं, माइक्रोब्स की वजह से एनिमल में हो सकती है, ह्यूमन में भी हो सकती है। मीन्स कि इनका हम ज़्यादातर के देखते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं, बीमारी ही कॉज करते हैं। ठीक है, बट दिस शुड नॉट मेक टू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे माइक्रोब्स क्या है, हार्मफुल हैं। मीन्स सबसे बीमारी ही होती हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है, ह्यूमन की बहुत हेल्प होती है। मीन्स ह्यूमन के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter। कुछ माइक्रोब्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया जो ह्यूमन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वेलफेयर में काम करते हैं। मीन्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब माइक्रोब्स का यूज़ किया जा रहा है कहाँ पे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। मीन्स कि हम घरेलू कामों में भी अब माइक्रोब्स की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम दी एवरीवेयर। अगर आप जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि हम जो चीज़ खाते हैं डेली लाइफ में, उनमें भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक कॉमन एग्जाम्पल लिया जा रहा है, घरेलू बातें की जा रही हैं, तो सबसे पहले हम कर्ड से शुरू करते हैं। मीन्स दही से शुरू कर रहे हैं कि जो दही बनता है ना मिल्क से, वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनता है। ठीक है, Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in the milk and convert it to curd। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि बोला गया लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, या फिर हम इसको कॉमनली कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो क्या करती है, मिल्क को बदल देती है, किसमें, मिल्क को कर्ड में बदल देती है। मीन्स कि इस बैक्टीरिया की हेल्प से ही क्या हो रहा है कि हम दूध से दही बना पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे काम करता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हमने दूध गर्म किया, कैसे बनता है दही, देखिए दूध को गर्म करते एक नॉर्मल टेम्परेचर में, बोल सकते हैं कि ज़्यादा दूध गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा, मीन्स एकदम बोल सकते हैं नॉर्मल ही है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए बर्तन में मिल्क है, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही 1 स्पून क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं एज ए स्टार्टर या फिर इनकलम। ठीक है, फिर हम इसमें डाल देते हैं, फिर क्या करता है, धीरे धीरे जो ये हमने बाहर से बैक्टीरिया डाला है, मीन्स लैक्टोबैसिलस जो डाला है दही में, दही के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जो मिल्क होगा ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, दही में कन्वर्ट होगा। जब मिल्क दही में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, देखिए जब हमने बाहर से क्या दही डाल दिया, तो ये जो दही में बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, तो एक छोटी सी स्पून में ना कम से कम मिलियंस ऑफ द लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे मिल्क में, मीन्स अपना प्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये अपना ग्रोथ करेंगे और ये क्या करेंगे, जो मिल्क का प्रोटीन है उसको पार्शियल डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करके उसे कोगुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, और ये क्या, एक एसिड सिक्रेट करते हैं, लैक्टिक एसिड, नाम में ही लगा है लैक्टोबैसिलस, या फिर बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कि जब ये ग्रोथ करते हैं तो ये मिल्क में जो प्रोटीन है उसको थोड़ा डाइजेस्ट भी करते हैं साथ में, और उसे कोगुलेट भी करते हैं, मीन्स कि ये थक्का जमा देते हैं। ठीक है, तो ये कोगुलेशन करते हैं ताकि क्या हो सके, मिल्क से कर्ड बन सके। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क। ठीक है, जब ग्रोथ होता है लैब बैक्टीरिया के, तो ये क्या करते हैं कि मिल्क में धीरे धीरे जो उसकी प्रोटीन है उसे पार्सली डाइजेस्ट करते हैं, इसके बाद फिर उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज ए इनकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियन ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंड थस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड विच ऑल्सो इम्प्रूव द इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग द विटामिन B12। ठीक है, कि आपने दूध गर्म कर लिया एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, मीन्स इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मीन्स बोल सकते हैं कि मीडियम पीने लायक है
दूध, उसमें आपने क्या किया, 1 स्पून क्या डाल दिया, कर्ड डाल दिया बाहर से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 1 स्पून कर्ड में ना मिलियंस ऑफ द लैब प्रेजेंट है, मीन्स कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, जो मिल्क के प्रोटीन है उसे पार्ट से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अपना रिप्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो मिल्क है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, कर्ड में, मीन्स कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा मिल्क अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि टेम्परेचर जो है मिल्क का सुटेबल होना चाहिए, तभी जाके ये जो बोल सकते हैं जो लैब है या फिर जो हम लोग बाहर से जो दही डाल रहे हैं ना, ये तभी जाके मिल्क को क्या पूरा कन्वर्ट करेगा दही में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ख़ास बात है कि मिल्क से ज़्यादा जो कर्ड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, ठीक है। इन आवर स्टोमच टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो लोग दही खाते हैं ना, उनमें विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। मतलब कि उनको विटामिन B12 की कमी नहीं रहती है जनरली। उसके अलावा जो लैब है, ठीक है, जो ये लैब बैक्टीरिया है, क्योंकि हम जो दही खा रहे हैं ना उसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया ही ले रहे हैं, माइक्रोब्स ले रहे हैं, ठीक है। जब कोई इंसान दही खाता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, विटामिन B12 की जो कमी है वो भी कंप्लीट हो जाती है, मीन्स जनरली उसको विटामिन B12 का कोई मिस प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लैब है, मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, अगर उसके पेट में जाएगी तो अगर पेट में कोई और माइक्रोब्स बीमारी कॉज कर रहा है अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगी, दही में जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ना उसको मार देगी या फिर उसकी ग्रोथ को रिटार्डेशन कर देगी। मीन्स कि दही खाने से विटामिन B12 की कमी भी पूरी हो रही है बॉडी में। उसके अलावा अगर कोई बीमारी है या फिर बोल सकते कोई माइक्रोब्स हमारे खाने के थ्रू या फिर हमारे बॉडी में इंटर कर गया स्टोमच में, पेट में, तो क्या करते हैं उसके ग्रोथ को या फिर उसके जो पैथोजन कॉजिंग एजेंट है, मीन्स बीमारी कॉज करने का जो उसके अंदर कैपेसिटी, उसको भी खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा यूज़ क्या है, द टफ विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जो हम लोग डोग बनाते हैं ना, मीन्स इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। मीन्स कि हमने क्या किया, पूरी तरीके से स्टफ बना लिया, पूरा टफ बना लिया, इसके बाद हम उसको कुछ टाइम तक रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, ताकि फर्मेंटेशन हो बैक्टीरिया के द्वारा, तभी तो जो हम लोग इडली खाएंगे तो अच्छे से फुला रहेगा, ठीक है। डोसा खाएंगे तो भी क्या होगा, फुला फुला सा रहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने डोसा खाया होगा तो जब वो डोसा बनता है तो उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं। क्यों होल रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से फर्मेंटेड हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, CO2 रिलीज होते हैं, तो वो छोटे छोटे इसीलिए पोर्स रहते हैं डोसा में, ठीक है। आगे देखते हैं, द पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डोग इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ठीक है। जो ये इस तरीके से फुला फुला जो अपीयरेंस है किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन हो रहा है। तो बैक्टीरिया भी अपना कुछ मेटाबॉलिज्म करेगी, जब मेटाबॉलिज्म करेगी तो उसमें क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेंगे। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या आप बता सकते हैं कि किस मेटाबॉलिक पाथवे से ये जो बैक्टीरिया है ये किस फर्मेंटेशन कर रही है और CO2 निकाल रही है, ठीक है। तो पाथवे क्या है, फर्मेंटेशन है, ठीक है, फर्मेंटेशन। आगे देखते हैं, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, ठीक है। जो इडली बन रहा है, डोसा बन रहा है, ये सब में जो बैक्टीरिया कहाँ से आ रही हैं, इनको तो कवर करके रख दिया इनके टॉप को, ये इन्वायरमेंट से आ रही है, तब ये फर्मेंटेशन कर रही है। बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं हमने, बाहर से कोई ईस्ट डाल रहे हैं ना कोई बैक्टीरिया डाल रहे हैं कि फर्मेंटेशन हो, ये इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, इनकी वजह से फर्मेंटेशन हो रहा है। आगे देखते हैं, सिमिलरली द डोग विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग द बेकर ईस्ट, इसे बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विस, ठीक है। कि जो डग है बना है ब्रेड का, वो किसकी वजह से होता है, वो जो ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट का नाम दिया गया है सैक्रोमाइसिस सर्विस, ठीक है, इसे हम बेकर ईस्ट कहते हैं, कि मीन्स ईस्ट से ही फर्मेंटेशन कराया जा रहा है ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स, ठीक है। जो हम लोग ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है, और फूड है, वो सब भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा फर्मेंटेड किए जाते हैं। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है टॉडी, ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ द सर्दर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग अ सैप फ्रॉम द पाल्म, ठीक है। जो पाल्म ट्री है उसका जो सैप है ना, उसको ही फर्मेंटेशन किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ताड़ी या फिर बोल सकते हैं टॉडी। ये कहाँ पे ज़्यादा करके लोग यूज़ करते हैं, ये जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ के कुछ पार्ट में लोग इसे ड्रिंक के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू शूट टू मेक फूड, ठीक है। माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, फिश में फर्मेंटेशन कराओ, सोयाबीन में। इसके अलावा जो बम्बू के शूट है, मीन्स बांस के जो सूट्स निकले रहते हैं ना, न्यू न्यू
बोल सकते हैं कि शूट है, जिससे क्या हो आगे ब्रांचेस बने, उनका भी क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन कराया जाता है फूड बनाने के लिए, मीन्स फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके अलावा देखते हैं चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स वेयर यूज। ठीक है, चीज़ जो सबसे पुराना फूड आइटम है, इसमें भी माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ आर नोन बाय दियर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, द स्पेसिसिटी कम फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप की चीज़ बन रही है ना, ये किस के बिहाफ पे, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक किस पे है, बिहाफ पे। जैसे कि हम देखते हैं किसी का टेक्सचर अलग है, किसी चीज़ का, किसी का फ्लेवर अलग है, किसी का टेस्ट अलग है। ये जो हम लोग डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, इसकी वजह से इसके इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट मीन्स हर एक माइक्रोब्स अलग अलग क्या देखता है, कैरेक्टरिस्टिक देता है चीज़ के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, द लार्ज होल इन द स्वीट चीज आर द ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई बैक्टीरियम नेम्ड पोरपोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, जो स्वीट चीज़ है ना, उसमें क्या देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े होल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये किस बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, ये होल क्या है, ये दिखा रहे हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन हुआ, और यहाँ से क्या निकल रहा है, CO2 गैस निकल रही है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रही है, फर्मेंटेशन कर रही है, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म पाथवे में CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है स्वीट चीज़ में, उसका नाम है प्रोपानी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, आगे देखते हैं, द रोटीफोर्ड चीज आर राइपन बाय द ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंगस ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। ठीक है, जो रोटीफोर्ड चीज़ है ना, ये राइपन किए जाते हैं, मीन्स ये बनते किससे, एक स्पेसिफिक फंगस की वजह से। अब तक हमने देखा कि बैक्टीरिया था यहाँ पे, ये देखिए बैक्टीरिया की वजह से आ रहा था बड़े बड़े होल किसमें, स्विस चीज़ में। लेकिन जो रोटीफोर्ड चीज़ है ना, इसमें हमको एक अच्छा सा बोल सकते प्यारा सा फ्लेवर देखने को मिल रहा है, ये फंगस की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो रोटीफोर्ड चीज़ है ना, ये जो बनता है किस फंगस से, उसका नाम है पेनिसिलियम रोटीफाई। ठीक है, इसकी वजह से बनता है, और ये बनता किससे है, किस मिल्क से, ये शिप के मिल्क से बनता है। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलर फ्लेवर है ना, ये किसके द्वारा आता है, एक फंगस के द्वारा आता है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन हुआ है। आगे देखते हैं, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम माइक्रोब्स का यूज़ देखेंगे इंडस्ट्रीज में किस तरीके से माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोडक्ट्स बनते हैं। इवन इन द इंडस्ट्री माइक्रोब आर यूज टू सिंथेसिस ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, जिससे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो ह्यूमन के लिए क्या है, वैल्यूएबल है, मीन्स उनके लिए अच्छा है। ब्रीवर्स एंड एंटीबायोटिक आर द सम एग्जाम्पल। ठीक है, जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं क्या हो गए, ब्रीवर्स हो गए। ठीक है, जो ड्रिंक्स वगैरह बनते हैं, और साथ में एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं, ये भी क्या है, माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्ड अ ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, वो लार्ज स्केल में होता है, थोड़ा सा तो बनता नहीं है। देखिए, बड़े पैदान पे यहाँ पे क्या होता है, बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स है ना, उनको ग्रो कराया जाता है बड़े बड़े वेसल्स में। ठीक है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर बोलते हैं, बड़े बड़े वेसल्स में को। ठीक है, आगे देखते हैं, फर्मेंटेड ब्रीवर्स। ठीक है, ऐसे ब्रीवर्स, ऐसे बोल सकते हैं ऐसे ड्रिंक जो किससे फर्मेंटेड है, माइक्रोब से है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये डायग्राम, ये जो बड़े बड़े कंटेनर दिख रहे हैं ना, ये क्या है, फर्मेंटर है। इसमें क्या है, माइक्रोब्स को रख दिया जाता है, वो अपना ग्रो करते हैं, और आगे के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें रॉ मटेरियल डाल देते हैं, माइक्रोब्स हैं यहाँ पे, और ये आगे प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फर्मेंटेशन प्लान है, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े फर्मेंटर इस तरीके से यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल देते हैं, माइक्रोब्स भी साथ में डाल देते हैं। फिर आगे क्या होता है, माइक्रोब्स जिस तरीके से ग्रो करते हैं, आगे प्रोडक्ट बनाता जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रीवर लाइक वाइन, बियर, विस्की, रम और ब्रांडी। ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं स्पेशली ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट का ही काम क्या था, ब्रेड बनाने का। अब ईस्ट का काम क्या है कि प्रोडक्शन करेंगे ब्रीवर्स मीन्स ड्रिंक का। ठीक है, बहुत समय पहले से यूज़ किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है, ये सारी ड्रिंक्स बन रही हैं। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट क्यों कहाँ का गया है, यहाँ देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे ही ईस्ट यूज़ किया गया था। ये देखिए, ये ईस्ट किसके लिए, बेकर ईस्ट बोला जाता है, मीन्स ब्रेड बनाने के लिए सेम ईस्ट यूज़ किया गया, और दूसरी जगह पे भी इसको यूज़ किया गया है ब्रीवर बनाने के लिए। तो वो सेम ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, जिसका काम क्या था, ब्रेड बनाने का भी, साथ में ब्रीवर ईस्ट भी इसको कहेंगे। इससे क्या बन रहे हैं, ब्रीवर ड्रिंक बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग, इस काम के लिए बोलेंगे बेकर ईस्ट। ठीक है, जब ब्रेड मेकिंग करेंगे ईस्ट के द्वारा तो हम बेकर ईस्ट बोलेंगे। जब इससे ब्रीवर्स मीन्स इससे ड्रिंक बन रहे हैं, वाइन, अल्कोहल्स वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको ब्रीवर ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, एंड कॉमनली कॉल्ड द ब्रीवर ईस्ट यूज्ड फॉर द फर्मेंटिंग माल्टन सीरियल एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि
जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रूट के जो जूस है ना, उससे भी क्या बनते हैं, एथेनॉल बनते हैं, मीन्स अल्कोहल बनते हैं, वाइन बन सकते हैं, बियर बन सकते हैं, विस्की, ब्रांडी, यहाँ तक कि जो बोल सकते हैं कि जो ग्रेप्स हैं, ठीक है, अंगूर हैं, अंगूर का जो रस होता है ना, उसको भी काफ़ी टाइम तक क्या करते हैं, माइक्रोब्स के कांटेक्ट में रखते हैं, ताकि वो कुछ दिन तक क्या फर्मेंटेशन हो, फिर बाद में वो क्या हो जाए, एक अल्कोहलिक ड्रिंक या बोल सकते हैं वीवर में चेंज हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? क्या आपको मेटाबॉलिक वो रिएक्शन याद है? ठीक है, जिससे क्या होगा, इथेनॉल बनेगा ईस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। कौन से चैप्टर में? रिस्पायरेशन प्लांट्स। ठीक है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। Depending on the type of the raw material used for the fermentation and the type of the processing with or without distillation, different type of alcoholic drink are obtained। ठीक है, किस बात पे डिपेंड करता है कि जो ड्रिंक बन रहा है वो क्या है? पहला चीज डिपेंड करेगा किस टाइप का आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, फर्मेंटेशन के लिए दूसरा ये है कि जो प्रोसेसिंग हुआ है, बाद में भी प्रोसेसिंग होता है, ऐसा नहीं कि जो माइक्रोब से फर्मेंटेशन किया गया और तुरंत उसको सर्व कर दिया गया, नहीं, उसके बाद भी आगे की भी प्रोसेस होती है, तभी तो इंडस्ट्रीज में बन रहा है, नहीं तो लोग घर पे नहीं बना लेते इसको। ठीक है, तो क्या होगा, आगे इसको फर्मेंटेशन किया जाएगा, फिर कुछ प्रोसेसेस किए जाएंगे। प्रोसेसेस में क्या होगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होगा, अगर पानी है उसमें तो उसको एकदम हीट करेंगे कि पानी वाला जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाए, मीन्स एवापोरेशन हो जाए। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है डिस्टिलेटेड है ड्रिंक। अगर मान लीजिए कि उसमें डिस्टिलेशन नहीं करते हैं, प्यूरिफाई करके ही इसको मार्केट में बेचने लगते हैं या फिर उसको कंज्यूम करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, तो दो चीज़ पे ड्रिंक डिपेंड करता है, पहला कि क्या रॉ मटेरियल यूज किया गया, दूसरा कि ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हुआ है, गुजरा है, या फिर बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस से आया है। ठीक है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, याद रखिए, जो वाइन है और बियर है बिना डिस्टिलेशन का, इसका मतलब इसमें पानी का भी कंटेंट होगा, मीन्स पानी की भी कुछ मात्रा होगी। डिस्टिलेशन में क्या होता है ना कि जो वाटर है ना वो एवोपोरेट हो जाती है, मीन्स स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर पानी एक्स्ट्रा इसमें है, ठीक है, ड्रिंक में, तो वो भी क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो जो वाइन है या फिर बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन से हुआ है। इसके अलावा वेरस विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रूट। ठीक है, जो विस्की है, ब्रांडी, रम है, इसको डिस्टिलेशन किया जाता है, मीन्स इसमें जो वाटर कंटेंट इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको बहुत कंसनट्रेटेड बोल सकते हैं कि इनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, मीन्स ब्रांडी में, विस्की में, रम में, इन सब में क्या है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाइन और बियर में। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी है ना, थोड़ा सा ये डाइल्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट आर सोन। यहाँ देखिए, ये फर्मेंटेशन प्लांट है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े वेसल से, इसको बोलते हैं फर्मेंटर। रॉ मटेरियल डालते हैं, माइक्रोब्स डालते हैं, आगे क्या होगा, धीरे धीरे फर्मेंटेशन होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब डिसाइड होता है कि डिस्टिलेशन करके भेजना है या बिना डिस्टिलेशन के। अगर जो विदाउट डिस्टिलेशन होके आता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, उसमें वाइन हो गए और बियर हो गए। जो विथ डिस्टिलेशन मीन्स डिस्टिलेशन होकर आता है, उसमें हो गया विस्की, हो गया ब्रांडी, रम, ये सब एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे है एंटीबायोटिक। ठीक है, जो हम एंटीबायोटिक दवा खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आया, कैसे बना, या क्या है इसके फीचर्स, सब कुछ देखते हैं। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 12th century एंड हैव बीन ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, कि जो एंटीबायोटिक है ये माइक्रोब से आया है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हम दवा भी खाते हैं उनमें भी माइक्रोब्स का ही रोल है। ठीक है, माइक्रोब्स को मारने के लिए माइक्रोब्स का ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं, कि जो बैक्टीरिया जहाँ ग्रो कर रही है वहां से मर जाए, हट जाए, ठीक है, किल हो जाए, रिटार्डेशन हो जाए उसकी ग्रोथ का। तो यहाँ पे भी जो एंटीबायोटिक है वो भी किससे बने, माइक्रोब से ही बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन्स against life in the context of the disease causing organism, whereas the with reference to the human being they are pro life and not against। ठीक है, एंटीबायोटिक में देख रहे एंटी, एंटी का मतलब ही क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, दुश्मन। ठीक है, एंटी ये है, ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके लिए, जो ऑर्गेनिज्म बीमारी कॉज कर रहे हैं उनके लिए जो एंटीबायोटिक का शब्द है ये कहाँ से लाया गया है, ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक से लाया गया है। ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब लाइफ होता है। ठीक है, तो अगेंस्ट लाइफ किसके लिए बोला गया है, कि वो जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए एंटीबायोटिक का मतलब है कि अगेंस्ट लाइफ, मीन्स उनके लाइफ के अगेंस्ट, मीन्स उनको मारने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के लिए, अगर हम जो उस दवा को ले रहा है एंटीबायोटिक, ह्यूमन की बात करेंगे तो इसे बोलेंगे प्रो लाइफ। ठीक है, नॉट अगेंस्ट। ठीक है,
आगे देखते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे हमने पहले बोला कि एंटीबायोटिक कहाँ से निकाला जा रहा है, कुछ माइक्रोब से निकाला जा रहा है। और किस पे इफेक्ट कर रहा है, माइक्रोब से, दूसरे माइक्रोब जो बीमारी कॉज कर रहे हैं, या तो उनकी ग्रोथ को खत्म कर दे रहा है, रिटार्ड कर दे रहा है, या फिर उन्हें मार दे रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा कि जो एंटीबायोटिक है ना, ये केमिकल हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कुछ माइक्रोब्स के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और इनका काम क्या है, किल कर देना उस माइक्रोब्स का जो बीमारी कॉज करे, या फिर उसका ग्रोथ को रिटार्ड, रोक देना। ठीक है, रोक दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आपको बहुत पहले ही ये वर्ड सुनेंगे, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाइट कलर का होता है, छोटा सा, मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो छोटे छोटे मीन्स पाउच में भी इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक है, ये क्या है, बहुत कॉमनली एंटीबायोटिक, हम बोल सकते हैं कि पहला एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, Do you know that the penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? क्या तुम जानते हो कि जो पेनिसिलिन यूज किया जा रहा है एज ए एंटीबायोटिक, ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है, और ये कैसे डिस्कवर किया, चांस डिस्कवरी, मीन्स इसकी कोई बाई चांस हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ सोचा नहीं गया था कि हम एंटीबायोटिक बनाएंगे, लेकिन बन गया। ठीक है, बाई चांस हो गया। आगे देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on the streptococci bacteria once observed a mold growing in one of the unwashed culture plate around which the streptococci could not grow। ठीक है, एक बोल सकते हैं एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। लैब में काम कैसे किया जाता है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, बोल सकते हैं छोटे छोटे कल्चर या फिर पैटर्न, जिस हमने देखा ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। उस पर ही क्या किया जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे ग्रो करा रहे थे, उसको एक कल्चर मीडियम में न्यूट्रिशन दिया, और वहाँ पे क्या किया, इसको ग्रो कराया। उस पर स्टडी कर रहे थे इस बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसको क्या, एक बार उन्होंने क्या किया कि एक उनका कोई कल्चर रह गया होगा जिसको सही से साफ नहीं किए होंगे, मीन्स साफ नहीं था। ठीक है, तो उस पर कुछ ये जो बैक्टीरिया है ये कहीं ना कहीं लगे होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे उन्होंने जिस कल्चर को सही से साफ नहीं किया ना, तो वहाँ पे कुछ माउल्ड इन द सेंस कि बोल सकते हैं फंगस, कुछ वहाँ पे फंगस ग्रो किए, जिसकी वजह से मान लीजिए ये देखिए उनका बर्तन है, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए उनका बैक्टीरिया अनवॉश्ड है। दूसरे दिन देखा कि यहाँ पे कुछ माउल्ड ग्रो किए हैं यहाँ पे, और ये और भी इधर तक बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ वाला जो पार्ट है वो गायब है। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि माउल्ड है क्या, क्यों उस एरिया में वो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, तो यहीं से ना पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, मीन्स पहली एंटीबायोटिक की शुरुआत, या बोल सकते हैं चांद डिस्कवरी यहीं से हुई। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उस जगह पे जो उनका कल्चर था, जहाँ पे माउल्ड ग्रो किया ना, उसके चारों तरफ बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ ही नहीं है, मीन्स खत्म है। उनको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं सरप्राइज हुए कि मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा था अभी तक तो उसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसको साफ नहीं किया, या फिर बोल सकते हैं भूल गए होंगे, या कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से वो कल्चर अनवॉश्ड रह गया, जिसकी वजह से उनको एक बोल सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कुछ डिस्कवर नया करने की। इसकी वजह से एंटीबायोटिक आया लाइफ में। ही found out that it was due to the chemical produced by mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum। ठीक है, उन्होंने जो देखा, जो अनवॉश्ड उनका कल्चर था ना, जहाँ पे माउल्ड ग्रो किया था मान लीजिए, तो उसके पास जो बैक्टीरिया क्या थी वो खत्म थी, मीन्स उसको वे मार डाला। ठीक है, उसके दूसरे जहाँ पे माउल्ड नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्होंने इस माउल्ड का नाम क्या रखा था, पेनिसिलियम रखा था। उसके बाद इस माउल्ड का नाम क्या रखा गया, पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, इसका नाम है फंगस का। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Fowler। ठीक है, इन्होंने बस चांस डिस्कवरी कर दी कि इनके अनवॉश्ड जो कल्चर है वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई उस जगह पे ग्रो नहीं की जहाँ पे माउल्ड ग्रो है, उसको उन्होंने कहा पेनिसिलियम, फिर बाद में इसका नाम रखा गया पेनिसिलियम नोटाटम। इसके बाद एंटीबायोटिक के बारे में बहुत अच्छे से पूरी, मतलब बोलते हैं ना, पूरी स्टडी की गई, पूरा उसका फुल पोटेंशियल देखा गया कि कहाँ तक ये दवा काम करेगी, कहाँ तक ये जो फंगस है ये मतलब इसका काम कहाँ तक है। तो इसको फुल पोटेंशियल, या बोल सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक को स्टेबलाइज करने के लिए दो लोगों का और योगदान है, जैसे कि अर्न्स्ट चेन हो गए और हावर्ड फ्लोरे। मीन्स डिस्कवरी, चांस डिस्कवरी किसके द्वारा हो गई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और इस एंटीबायोटिक को और अच्छे से, इसको बोल सकते हैं ना, इसके पूरे पोटेंशियल को जानने के लिए, स्टडी करने के लिए दो साइंटिस्ट का नाम है अर्न्स्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे। ठीक है, दिस एंटीबायोटिक वॉर एक्सट्रीमली यूज टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम
नोटेटम से जो निकला हुआ है, इसको यूज़ किया गया। अमेरिकन के जो सोल्जर थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जिनको चोट लगी थी, जो घायल थे, उनको यूज़ किया गया। तो देखा गया कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहा। ठीक है, बाद में 1945 और 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, अर्नस्ट चेन हो गए और हॉवर्ड फ्लोरे, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला। कब? 1945, इनके डिस्कवरी के बाद, इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वेर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। ठीक है, जब पेनिसिलिन के बाद, जब पहली बार पेनिसिलिन आई, इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिले कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, जो अमेरिकन के सोल्जर थे, मीन्स वर्ल्ड वार सेकेंड में उनको जो चोट लगी थी, जो घायल हुए थे, वहाँ पे एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला। इसके बाद जब पेनिसिलिन क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, उसके बाद भी और ज़्यादा एंटीबायोटिक की खोज होने लगी अदर माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। क्या आप और भी एंटीबायोटिक का नाम जानते हैं और उनके सोर्सेज के बारे में बताइए। ठीक है, ये आपका काम है। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेस सच एज प्लेग, वोपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गालघोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, विच इज यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब टुडे। वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। ठीक है, जब ये एंटीबायोटिक आई ना दुनिया में, तो एकदम अलग, मतलब कि एकदम अलग छा गया इसका। ठीक है, ये एकदम तहलका मचा दिया हर जगह कि मीस की जो सबसे खतरनाक बीमारियां थी, जैसे कि प्लेग हो गया। ठीक है, इससे लोग मर रहे थे, मिलियंस में लोग मर रहे थे, पूरे ग्लोब की बात की जा रही, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही। उसके अलावा ओपिंग कफ हो गया, काली खांसी या डिप्थेरिया, गाल घोटू या लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, इससे हर साल मतलब मिलियंस में लोग मर रहे थे। लेकिन जब एंटीबायोटिक आया तो ये जो डेडली डिसीजेज है ना, इनका क्या हुआ, खात्मा हुआ। मीन्स इन बीमारियों से अब राहत मिलने लगी, इन बीमारियों से अब छुटकारा मिलने लगा। जिनको बीमारी मान लीजिए प्लेग हो गई ना, तो उनको एंटीबायोटिक दे दिया जा रहा था तो वो ठीक हो जा रहे थे, मीन्स उनको मरना नहीं पड़ रहा था। तो ये एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल था। अगर आप सोचिए कि आप अगर एंटीबायोटिक प्रेजेंट ही ना रहे तो क्या आपको या कोई बीमारी होती है तो क्या आपको बच जाएंगे? बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती नहीं। मीन्स कि हम अपनी लाइफ को या फिर हम इस वर्ल्ड को बिना एंटीबायोटिक के सोच ही नहीं सकते। कितना बड़ा रोल है, सोचो कि जो डेडली डिसीजेस थी कि जिससे लोग मर रहे थे, उसको ख़त्म करने में एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है। आगे देखते हैं, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखेंगे जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स है और कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये माइक्रोब से किस तरीके से बनते हैं। Microbe are also used for commercial and industrial production of certain chemical like organic acid, alcohol and enzyme. Microbes का यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, पैसे कमाने के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। जैसे केमिकल, जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो गई, एल्कोहल, एंजाइम, से कि माइक्रोब से बन रहे हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड प्रोड्यूसर लाइक एस्परगिलस नाइगर एक फंगस है जिससे क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड। मीन्स जो एस्परगिलस नाइगर क्या है, एक फंगस है, नॉट बैक्टीरिया। ये याद रहना चाहिए कि फंगस है कि बैक्टीरिया है, क्या है। ठीक है, इस फंगस से क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है। फिर दूसरा है एजिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरिया जिससे बन रहा है एसिटिक एसिड। ठीक है, जो एजिटोबैक्टर एसिटाई है ना, एक बैक्टीरिया जिससे क्या बना है, एसिटिक एसिड हो रहा। ठीक है, बन रहा है। कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटेरिशियम एक बैक्टीरिया जिससे क्या बन रहा है, ब्यूटेरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, अभी हमने देखा कि मिल्क से क्या बन रहा है, कर्ड बना रहा था ये बैक्टीरिया, तो ये क्या है, लैक्टिक एसिड सिक्रीट करेगा। तो याद रखिएगा कि अगर एस्परगिलस नाइगर फंगस है तो उससे क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। एजिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम है, इससे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। कोलेस्ट्रम ब्यूटेरिशियम है एक बैक्टीरिया जिससे क्या बनेगा, ब्यूटेरिक एसिड बनेगा। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड। तो सोर्सेज याद रहना चाहिए और कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड किससे बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं, ईस्ट सेक्रोमाइस सर्विस इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जो ईस्ट है इसका नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसेज, इसका काम किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, मीन्स पैसा कमाने के लिए इथेनॉल बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में। अगर हम देखें तो इससे क्या बन रहा था, ब्रेड भी बन रहा था, तो हम इसे बेकर ईस्ट भी कह सकते हैं या फिर ब्रीवर ईस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, माइक्रोब आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है अब एंजाइम्स बनाने के लिए। जैसे लाइपेजेस आर द यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड और हेल्पिंग इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। ठीक है, जैसे जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, उसमें भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, जैसे कि लाइपेजेस है। ठीक है, ये लाइपेजेस एंजाइम हैं जो क्या करते हैं कि जो डिटर्जेंट है ना उसमें डाला जाता है ताकि जो ऑयली स्टेन है, जो एकदम ऑयली धब्बे हैं, उनको क्या करें, रिमूव कर दिया जाए लॉन्ड्री में। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल फ्रूट जूस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। आप अगर बाहर से, मीन्स मार्केट से अगर जूस लेके आ रहे बॉटल में, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से पैक वगैरह होके आ रही है, तो आप उसमें देखेंगे वो जो जूस होगा एकदम
क्लियर होगा, उसमें थोड़ा भी आपको बोल सकते हैं फाइबर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने घर पे जूस बना रहे फ्रूट से, तो आपको देखने को मिलेंगे कि थोड़ा जूस क्या है, थिक है, उसमें फाइबर्स है, उसमें रेशे हैं। ऐसा क्यों? आप देखिए इसका रीजन, दिस इज बिकॉज द बॉटल जूसेस आर क्लियरर बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। ठीक है, जो हम लोग बाहर से जो बॉटल जूस लेके आ रहे हैं फ्रूट का, उसमें क्या है वो इतना क्लियर इसलिए है ना, क्योंकि उसमें यूज किया जा रहा है दो एंजाइम, जैसे एक का नाम है पैक्टिनेसेस और प्रोटीएसेस। ये क्या करते हैं कि जो बॉटल जूस में जो फाइबर है ना, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बॉटल जूस है वो एकदम क्लियर है, फ्रूट जूस बाहर से जो ला रहे हैं। लेकिन जो हम घर पे बना रहे हैं एकदम वो बोल सकते हैं थिक है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वो रेशेदार है, उसमें फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब दिया गया है कुछ बोल सकते हैं कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। Streptokinase produced by bacterium Streptococcus and modify the genetic engineering used at the clot buster for the removing clot from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial inflammation leading to heart attack। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे प्रोड्यूस किया जा रहा है? एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये इस बैक्टीरिया से किया जा रहा है और इसमें क्या कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। मीन्स इसके जीन में क्या किया जा रहा है? इंजीनियरिंग किया जा रहा है, चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि ये किस तरीके से काम करे? क्लॉट बस्टर, मीन्स की जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होते हैं कि क्लॉट्स आ जाते हैं। मीन्स यहाँ इस तरीके से क्लॉट्स आ जाते हैं, तो इस क्लॉट्स को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं हटेगा तो आगे क्या हो जाएगा? हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट डिसीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट से सही से ब्लड पंप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर जगह कम रहेगी, पाइप में अगर गंदगी रहेगी तो क्या पानी आगे पास हो पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ना, इसका यूज़ किया जाता है एज ए क्लॉट बस्टर, ताकि जो ब्लड वेसल्स है ना उसमें जो क्लॉट्स है उसको हटा सके पेशेंट में। और ऐसे पेशेंट यूज़ करते हैं जो किसमें गए हैं? मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन, जिसमें क्या है कि बोल सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। ठीक है, उनका जो मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन में गए हैं। ठीक है, कि जो हार्ट है, हार्ट मान लीजिए ये उनका हार्ट है। ठीक है, तो यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है उनमें अगर क्लॉट इस तरीके से भरे रहेंगे तो क्या ब्लड इजीली पास हो पाएगा? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो हार्ट के ऊपर ही प्रेशर आएगा ना सारा, तो ये क्लॉट हटाना जरूरी। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है, जो एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, आगे देखते हैं। एनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल cyclosporin A that is used as an immunosuppressive agent in organ transplantation patient is produced by the fungus Trichoderma polysporum। ठीक है, एक दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, ये क्या करता है? इसका काम क्या? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, मीन्स कि इम्यून सिस्टम को दबा देता है, कम मतलब कि उसको सप्रेस कर देता है। इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ, मीन्स क्राफ्टिंग हुई, किसी को हार्ट, किसी के लीवर, किसी का किडनी। ठीक है, ये सब क्या हो? ट्रांसप्लांट हुआ है, मीन्स डोनर से लिया गया, किसी दूसरे की बॉडी से लिया गया है। ब्लड मैच कर रहा है, ठीक है, टिश्यू मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन बॉडी कहीं ना कहीं जान जाती है कि जो ये ऑर्गन है ना, ये हमारी बॉडी का नहीं, जो ये सेल ये हमारी बॉडी का नहीं। इसीलिए जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, क्राफ्टिंग होती है किसी भी पेशेंट में ना, तो उसको पूरे लाइफ टाइम ना इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट खाना पड़ता है, मीन्स वो दवा खानी पड़ती है, ताकि जो उसका इम्यूनिटी है ना ज़्यादा कुछ छेड़खानी ना करे, मीन्स एंटीबॉडी ना बना ले, जो भी क्राफ्टिंग हुई, जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, तो जो साइक्लोस्पोरिन ये है, किससे बनता है? यहाँ पे फंगस से बनता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, इसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना उन पेशेंट में जिसमें क्या हुआ? क्राफ्टिंग हुई है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लास्ट है स्टैनिन। स्टैनिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनेस्कस परफ्यूरस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, जो स्टैनिन है ये किससे बना है? ईस्ट से बना, उसका नाम है मोनेस्कस परफ्यूरस। ठीक है, ये इसका काम क्या है? ये जिसमें क्या होता है, बहुत लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको भी तो कम करना है, क्यों मरना है इस सब चीज़ों से, तो उसमें क्या दिया जाता है? स्टैनिन दिया जाता है, ताकि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम किया जाए, लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, किससे बन रहा है? ये बन रहा है ईस्ट से, जिसका नाम है मोनेस्कस परफ्यूरस। ठीक है, इसका काम कैसे है? इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिंग इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो स्टैनिन है ना, ये जाके बाइंड कर जाती है जहाँ पे एंजाइम, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है ना, जहाँ पे वो बाइंड करता है उसकी जगह पे क्या कर लेगी? ये स्टैनिन बाइंड कर जाएगी, ताकि जो वो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है एंजाइम वो रुक जाए, मीन्स उसको रोकेगी। कॉम्पिटिटिंग का मतलब होता है कॉम्पिटिशन करेगी। ठीक है, कि मीन्स कि अब तक जो एंजाइम था बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, ठीक है, तो उसके काम को ये रोकेगी स्टैनिन। ठीक है, इसको काम के रोकेगी, मतलब कि तुम ये जो काम कर रही हो, जो तुम ये बना रही हो उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, उसके ब्लड में, तो उसको रोको, तुमको ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये स्टैनिन क्या करेगी? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगी, रोकेगी जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है ना, तो ये तो आना ही है, फिक्स वन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक।
बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रख लीजिएगा कि जो ऑर्गेनिक एसिड वाला ये पार्ट है एस्परगिलस नाइगर फंगस से है। सिट्रिक एसिड, एजिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है एसिटिक एसिड, कोलेस्ट्रम ब्यूटेशियम एक बैक्टीरिया है जिससे ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। या एग्जाम्पल में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ये देख लीजिएगा जो ईस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विस, इसका यूज़ किया जाता है इथेनॉल बनाने में, ठीक है। ब्रीवर ईस्ट भी ब्रेड बनाने में भी यूज़ किया जाता है, इसको बोल सकते हैं बेकर ईस्ट। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है इंजाइम के फॉर्म्स में, जैसे कि लाइपेजेस है, इसका यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट में, ठीक है। जो हम लोग डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं उसमें ये प्रेजेंट रहता है ताकि जो ऑयली स्टेन होते हैं लॉन्ड्री में इसको में क्या करते हैं हेल्प कर ले, मीन्स कि जो बहुत ऑयली स्टेन पड़े हैं कपड़े में इसको इजीली साफ करते हैं। इसके अलावा जो भी हम लोग मार्केट से ऐसे जूस लेते हैं, बॉटल में जो जूस लेते हैं मार्केट में, वहाँ पे देखेंगे बहुत क्लियर होता है। क्यों क्लियर होता है? क्योंकि वहाँ पे दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस। ये क्या करते हैं, जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। जो हम लोग घर पे बनाते हैं उसको देखते हो बहुत थिक होता है घर का जूस, फ्रूट का जूस। उसके अलावा उसमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे फाइबर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तीन बोल सकते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से बना जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इसका काम क्या है, क्लॉट बस्टर, मीन्स की जो ब्लड वेसल में क्लॉट है उसको हटाना, ठीक है, ताकि वो इंसान को हार्ट अटैक ना हो सके। फिर आगे दिया गया है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। इसका काम है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, मीन्स की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो पेशेंट है ना उनको ये पूरी लाइफ टाइम लेना पड़ेगा जब उनके बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया। ये किससे होता है, फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है। और लास्ट में दिया गया स्टेनिन। स्टेनिन किससे बना है, ये ईस्ट से बना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरस। ये क्या करता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला एंजाइम है ना उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेनिन होते हैं ये ब्लड में क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना। किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, की माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। मिस के जो पानी है, गंदा पानी, मिस नाले का पानी, उसमें किस तरीके से हम माइक्रोब्स का यूज़ करके उस पानी को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन द सिटी एंड टाउन। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे सिटी हो चाहे टाउन हो, हर जगह पानी जो है गंदा पानी मीन्स वेस्ट वाटर हर जगह से रिलीज हो रहा है, ठीक है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज द ह्यूमन स्क्रीटा। जो गंदा पानी है, बोल सकते हैं नाले का पानी, उसमें ज़्यादा करके ह्यूमन का स्क्रीटा है, ठीक है। दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज। जो ये म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इसे हम सीवेज कहते हैं। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ये जो गंदा सा पानी है, नाले का पानी, उसमें क्या है, ढेर सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है जो बीमारी कॉज करते हैं, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है इसमें। मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। जो माइक्रोब्स है इनमें कई ज़्यादा क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं कि बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और द अर्बन वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ डेली। क्या आप जानते हैं कि ये जो गंदगी है जो सिटीज से निकल रही है, जो बड़े बड़े नाले से निकल के पानी जा रहा है, गंदा पानी कहाँ जाता है डेली। This cannot be discharged into the natural water body like river and stream directly. You can understand why. जानते हैं आप कि जो ये पानी है, नाले का पानी, इसको हम लोग डायरेक्टली किसी भी रिवर या किसी भी नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज नहीं कर सकते हम, ठीक है। बिफोर डिस्पोजल है सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP टू मेक लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है। उससे पहले अगर हमको किसी भी रिवर में ये पानी रिलीज करना है तो उससे पहले हमको ये जो सीवेज है ना इसको ट्रीट करना पड़ेगा, मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाना पड़ेगा ताकि इसको और से कम इसको क्या बोले, पॉल्यूशन फ्री करें, ठीक है, इसे पॉल्यूशन कम करें। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज डन बाई हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरी आउट बाय 2 स्टेज, ठीक है। जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, नाले का या सीवेज का, किसकी हेल्प से हो रहा है, हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स की वजह से। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सीवेज में ही नेचुरली प्रेजेंट है, आपको कहीं बाहर से माइक्रोब्स नहीं ला के देना पड़ रहा है, ये पहले से ही हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है सीवेज में, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट दो कह सकते हैं कि 2 स्टेप में होता है या फिर बोल सकते हैं 3 स्टेप में भी होता है। जैसे कि पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा जिसमें फिजिकली ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरा बायोलॉजिकल, अगर तीसरा इस पानी को अगर हम सीवेज वाटर को अगर हम खुद यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है। अगर इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलीज कराने के बाद अगर हम इसको नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कराए तो सिर्फ 2 ही स्टेप होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा जिसमें फिजिकली ट्रीट करेंगे, दूसरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट है क्या, दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व इन फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग फिजिकली रिमूव करते हैं, मीन्स हमको छानने का काम करना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, फिजिकल मेथड से बस जो ऊपर वाली चीज़ें हैं जैसे कि लार्ज हो स्मॉल, जैसे बोल सकते हैं कि कुछ सॉलिड होंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंट होंगे जो पानी में नहीं मिलेंगे, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि पॉलीथीन हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े सॉलिड स्ट्रक्चर हैं वहाँ प्रेजेंट, ठीक है।
पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, मीन्स हम उसको छानेंगे, फिर इसके बाद जो छना हुआ चीज़ है मीन्स कि जो बचा हुआ फिल्ट्रेट होगा उसको फिर हम सेडिमेंटेशन कराएंगे। मीन्स कि कुछ ऐसे बोल सकते हैं ग्रिट पीबल्स, मीन्स कि बालू हो सकता है, ठीक है, रेत हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कंकड़ हो सकते हैं। तो वो सब क्या होंगे, पानी की जो सतह है ना वहाँ पे बैठ जाएंगे, तो वो सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, देखते हैं। दीज आर रिमूव्ड इन दिस स्टेज, इनिशियली फ्लोटिंग डिब्रिस इज रिमूव बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो कुछ डिब्रिस का मतलब ये होता है कि कुछ प्लास्टिक है, कोई वाटर बॉटल फेंक दिया, तो ये सब फ्लोटिंग डिब्रिस है। पानी तो ऐसा नहीं कि सीवेज जो पानी जा रहा है गंदा नाला का सिर्फ पानी है, नहीं, उसमें तो कुछ आपको पॉलीथीन देखने को मिलेंगे, कपड़े देखने को मिलेंगे, कुछ भी आपको मीन्स बोल सकते हैं कि सॉलिड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसको क्या करना, फिल्ट्रेशन करना। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब कि पहले बड़े बड़े नेट लगेंगे, इससे फिल्ट्रेशन, फिर इससे फाइन आएंगे, छोटे छोटे पोर्स वाले नेट लगेंगे फिल्टर के, और इससे फाइन आएंगे, मीन्स कि सिक्वेंशली क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देन द ग्रिड सॉइल एंड द स्मॉल पेपर आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। इसके बाद जो सॉइल होगा, इसमें जो छोटे छोटे कंकड़ हैं उनको किस तरीके से, मान लीजिए बाहर का जो डिब्री से ये सब रिमूव हो गया। ठीक है, पानी है, पानी में क्या है, छोटे छोटे कंकड़ है, तो यहाँ सेडिमेंटेशन कराया जाएगा। जब सेडिमेंटेशन कराएंगे तो क्या होगा, ऊपर पानी रहेगा और जो सॉलिड स्ट्रक्चर छोटे छोटे रहेंगे वो नीचे बॉटम पे जाके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सॉलिड स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए सॉइल हो गया, स्मॉल पीपल्स हो गए, इनको सेडिमेंटेशन की हेल्प से रिमूव करेंगे। ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेंट फॉर्म द इफिलेंट। ठीक है, जो जितने भी सॉलिड जो सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे। और जो ऊपर वाला, मान लीजिए कंटेनर है, यहाँ इसमें पानी भरा हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे पीबल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर है, कंकड़ बोल सकते हैं, छोटे छोटे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे। और जो ऊपर वाला वाटर है इसको बोलेंगे कि इस वाले को इफिलेंट बोलेंगे। ठीक है, द इफिलेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो इफिलेंट बचा है, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, इससे कहाँ जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। मतलब कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, इसके बाद सेडिमेंटेशन करा देना है, ताकि जो पानी है वो आगे के लिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए चली जाए, और जो नीचे छोटे छोटे ग्रिट हैं, स्मॉल पेबल्स हैं, कंकड़ पत्थर जो भी है सब नीचे बैठे रहे और इसको हम लोग ईजिली रिमूव कर लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे अब बायोलॉजी लगी, मीन्स यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ किया जाएगा। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, फिजिकली हुआ, मीन्स कि कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ा, बस फिल्ट्रेशन किया सीधे, फिर इसके बाद सेडिमेंटेशन करा दिया। अब देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पढ़ते हैं। द प्राइमरी फिलेंट इज पास्ड इनटू लार्ज एक्सेलरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड मैकेनिकली एंड एयर पंप इनटू इट। ठीक है, अब जो ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आया हुआ जो मटेरियल है, जो पानी है, या बोल सकते हैं जो सीवेज वाटर है, उसे हम क्या बोलेंगे, फिलेंट बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी फिलेंट। ठीक, इसके बाद इसको बड़े से टैंक में इसको भेज दिया जाएगा, जहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली इसमें क्या पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और पूरी तरीके से यहाँ पे पंप किया जा रहा है एयर को। क्यों किया जा रहा है, अब इसका रीजन देखिए। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक मासेस ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगस फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे बार बार ऑक्सीजन क्यों लगातार पहुंचाया जा रहा है आइसोलेशन टैंक में, इसलिए ताकि जो उसमें माइक्रोब्स हैं, ऐसे माइक्रोब जो एरोबिक है, मीन्स कि उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो करना है, इसीलिए लगातार क्या पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इस एरोबिक माइक्रोब्स को हम बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, मीन्स फंगस का फिलामेंट होगा इस तरीके से, और इसी में क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, इसी में बैक्टीरिया मीन्स कि जो फ्लॉक है ना, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब कंज्यूम अ मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लेंट। ठीक है, जिस तरीके से ये जो फ्लॉक है ये ग्रो करेगा, तो इसको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ग्रो करने के लिए, इनके लिए खाना तो ऑर्गेनिक मैटर ही है ग्रो करने के लिए। ऑक्सीजन बाहर से हमेशा लगातार दिया जाएगा एसिलेशन टैंक में। ठीक है, और इसके अलावा इनको ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होगी ताकि इनका ग्रोथ हो सके, एरोबिक बैक्टीरिया का। ठीक है, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफिलेंट। ठीक है, बीओडी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे, सीवेज का ऑर्गेनिक मैटर कहीं बाहर से नहीं दिया जाएगा, बाहर से सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी कंटिन्यूअसली। और जो ये बाहर से जो आया है, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इफिलेंट आया है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे फ्लॉक्स हैं जो ग्रो कर रही हैं, ऊपर से क्या ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा रहा है लगातार। ठीक है, तो ये जब ग्रो करेंगी फ्लॉक्स ना, तो ये जो सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसी का यूज़ करेंगी। ठीक है, इसी से यूज़ करके अपने आप को ग्रो करेंगे। तो यहाँ उनको क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको तोड़ना पड़ेगा। जब इसको उन लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पूरे टैंक में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। जो फ्लॉक्स हैं या जो बैक्टीरिया जुड़ी हुई हैं
बोल सकते हैं फंगल फिलामेंट्स है, तो उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जो बोल सकते हैं फ्लॉक है ना, उसको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर सीवेज से मिलेगा, जो सीवेज पानी आ रहा है उसमें से उनको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। तो जो बैक्टीरिया है या फिर बोल सकते हैं कि फंगल फिलामेंट्स है, फंगस जो प्रेजेंट है, उनको क्या ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है सीवेज वाटर में, ठीक है। उसके लिए फिर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है टैंक में, तो इसी को बोलते हैं बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, की अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बाहर से हमें और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की कमी इसलिए हुई ना कि सीवेज का जो वाटर है वो ज़्यादा गंदा है, पॉल्यूटिंग बोल सकते हैं, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जब उसे ऑक्सीडाइज कर रही है तो उसे और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वे ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। बीओडी क्या है, बीओडी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितना अमाउंट क्या है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसको, कौन कंज्यूम कर रहा है, बैक्टीरिया। उसको किस लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है कि वो कंज्यूम करे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में। यहाँ पे अमाउंट दिया गया 1 लीटर वाटर में जितना भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसको क्या करिए, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है कि जितना ज़्यादा गंदगी रहेगी, हम बोल सकते हैं सीवेज वाटर में, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। मीन्स कि इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि जितना ज़्यादा बीओडी की डिमांड होगी बैक्टीरिया के द्वारा, उतना ज़्यादा ही पानी क्या है, पॉल्यूटिंग है। ये मीन्स उसमें ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा है। आगे चलते हैं, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। ये सीवेज वाटर तब तक ट्रीट होंगे जब तक कि बीओडी एकदम कम ना हो जाए, ठीक है। द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड थस इनडायरेक्टली बीओडी इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर मोर द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, ठीक है। जो बीओडी है टेस्ट, ये क्या बताता है कि ऑक्सीजन को किसकी डिमांड है, बैक्टीरिया को चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि 1 लीटर वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना, उसको ऑक्सीडाइज करना है, उसको तभी चाहिए। तब तक ऑक्सीडाइज करेगी जब तक एकदम बीओडी लो ना हो जाए। और एक चीज़ हमें इनडायरेक्टली बताती है बीओडी की, अगर बीओडी की डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर है सीवेज वाटर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी वजह से तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अगर पानी साफ ही होता, ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो फिर उसको ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं चाहिए, बैक्टीरिया को कोई ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके लिए जो भी ऑक्सीजन बाहर से कंटिन्यूसली सप्लाई किया जा रहा था उसके लिए एफिशिएंट था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बीओडी होगा, मीन्स जितना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जाएगी बैक्टीरिया के द्वारा, उतना ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल सीवेज वाटर का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसको इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो बीओडी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल के, ठीक है। आगे चलते हैं, once the BOD of the sewage or the waste water reduce significantly, the effluent is then passed into the settling tank where the bacteria flock are allowed to be sediment, ठीक है। जैसे ही BOD क्या हो जाए, कम हो जाए, मीन्स कि पूरी तरीके से बैक्टीरिया ने जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज वाटर में उसको बढ़िया से ट्रीट कर दिया है, मीन्स कि उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, ठीक है। जो सीवेज वाटर है उसे बहुत कम बोल सकते हैं कि लेस अब पॉल्यूशन, उसमें बहुत कम पॉल्यूशन बचा हुआ है, ठीक है। जब बीओडी क्या हो जाए, वंस पूरा कम हो जाए, ठीक है, कम तभी बीओडी होगा जब पूरी तरीके से बैक्टीरिया ने जो सीवेज ट्रीटमेंट है, जो सीवेज वाटर है, उसमें से क्या किया, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया है ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। तब क्या होगा, फिर वो जो इफिलेंट है ना, इसको किस में पास करेंगे, एक बड़ा सा टैंक है जिसका नाम बोल सकते हैं हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेटल करना है। किसको सेटल करना है, ये जो फ्लॉक है ना, बैक्टीरिया फ्लॉक, इनको सेटल करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, मींस कि इफिलेंट ऊपर रहेगा, जो सीवेज जो ट्रीटेड सीवेज है। अब याद रखना कि जो सीवेज वाटर है ना, अब कहीं ना कहीं इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे, अब वो ट्रीट हो चुके हैं, किसके द्वारा, बैक्टीरिया या फिर फंगल फ्लॉक के द्वारा, ठीक है, उनकी वजह से। तो ये वाटर होंगे, या बोल सकते हैं ये सीवेज वाटर ऊपर रहेंगे, नीचे कौन बैठा रहेगा, नीचे सेडिमेंट करा देंगे हम जो फ्लॉक्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया फ्लॉक्स की। मीन्स की क्या है, फ्लॉक्स का मतलब यही है कि ये मान लीजिए फंगस के फिलामेंट है और इसी में क्या है, बैक्टीरिया है। इस तरीके से बैक्टीरिया बैठी हुई हैं, ठीक है। मेस लाइक स्ट्रक्चर होगा फंगस का हाइफी के द्वारा, और जिसमें क्या होगा, ढेर सारी बैक्टीरिया जुड़ी होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। जो सेडिमेंटेशन हुआ, में सेटलिंग डाउन टैंक है कि यहाँ पे क्या किया गया, सेटल कराया गया किसको, फ्लॉक को, ठीक है, इस टैंक में अब। और ऊपर क्या है, एफ्लुएंट सिम। एफ्लुएंट का मतलब क्या है कि वो जो ट्रीटेड का मतलब मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज वाटर में, कहीं ना कहीं फ्लॉक ने पूरी तरीके से उसे ऑक्सीडाइज कर दिया, मीन्स कम कर दिया उसका पोल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प बैक इनटू द एक्सेलरेशन टैंक टू सर्व एज इनकुलम, ठीक है। जो एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे फ्लॉक्स बैठे हुए, ऊपर क्या एफ्लुएंट है, ठीक है, पानी है वो,
सीवेज वाटर का। ठीक, इसमें से क्या होंगे, थोड़े से बोल सकते हैं, थोड़े से फ्लॉग इसको यूज़ करेंगे इनकुलम के फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्टर के लिए। किसको ये जाएंगे, ये जाएंगे एक्सेलरेशन टैंक को, जहाँ से ये पूरे प्रोसेस होके आया है। मतलब कि यहाँ पे जब सीवेज वाटर आया था तो फ्लॉक ने क्या किया था, बैक्टीरिया ने क्या किया था, उसने बीओडी डिमांड की ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके, तो इसको बाहर आगे एक बड़े से टैंक में भेज दिया गया, जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, या फिर बोल सकते हैं सेटलिंग टैंक। ठीक है, तो इसका छोटा सा पार्ट हम बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा फ्लॉक किसके लिए भेज देंगे, स्टार्टर के लिए, या फिर इनकोलम बोलते हैं किसके लिए, एक्सेलरेशन टैंक के लिए, ताकि बैक्टीरिया या फ्लॉक बोल सकते हैं यहाँ प्रेजेंट रहे। फिर आगे जब नेक्स्ट वाटर आए, मीन्स जब दूसरा पानी आ रहा है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो पहले से वहाँ फ्लॉक प्रेजेंट रहे, मीन्स अपना ग्रोथ करते रहे हम लोग वहाँ पे। आगे देखते हैं, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प बैक इनटू लार्ज टैंक, इसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा हुआ और दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा ही भेजते, जैसे हम लोग दूध से दही बना रहे थे तो क्या करते थे, दही थोड़ा सा ऐड करते थे ना, तब पूरा दूध दही में बदलता था। तो ऐसे ही ना थोड़ा सा ही पार्ट फ्लॉक का किस में जाएगा, एक्सेलरेशन टैंक में जाएगा एज ए स्टार्टर। ठीक है, और बाकी के जितने भी सेटलिंग टैंक में, मीन्स जो एक्टिवेटेड स्लज में जो प्रेजेंट है, अब एक दूसरे बड़े टैंक में जाएंगे जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, ये बड़ा सा टैंक है, अब इसमें जाएंगे पूरा। अब ये नाम से लग रहा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जो हमारे फ्लॉक ये कैसे थे, एरोबिक थे, इनको क्या चाहिए था, बार बार ऑक्सीजन चाहिए था जीने के लिए। ठीक है, लेकिन एनारोबिक है, मतलब कि अभी कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन दिस स्लज। यहाँ पे दूसरे टाइप की बैक्टीरिया ग्रो करती है जो एनारोबिकली, मतलब कि इन्हें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे ग्रो करती है। और ये क्या करेंगी, जो फ्लॉक है, जो फंगस है, जो बैक्टीरिया, इनको डाइजेस्ट कर जाएंगे, मीन्स इसको खा जाएंगे। During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. जब ये डाइजेशन करेंगी एनारोबिक बैक्टीरिया किसका, फ्लॉक का, मीन्स फ्लॉक में कौन है, फंगस है और बैक्टीरिया, जब उसको खाएंगी ना तो उस समय वो लोग गैस रिलीज करेंगे, जैसे कि कौन सा गैस होगा, मीथेन हो गया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। तो इन्हीं सब गैस को क्या बोलते हैं, बायोगैस, सब तीनों गैस को मिला के। ठीक है, दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एट इज इनफ्लेमेबल। ठीक है, ये जो सारी गैसेस हैं, मीन सारी गैसेस का मतलब मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मिला के क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। और इनका काम क्या है, एनर्जी का सोर्स है, मीन्स लाइटनिंग में हेल्प करेंगे, कुकिंग में, मीन्स इससे हम लोग एज ए यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले क्या होता था, देखिए पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या था कि जो सॉलिड्स थे उनको क्या फिल्ट्रेट कर लेते थे, इसके बाद सेगमेंटेशन कराया जाता था। दो प्रोसेस होती थी, पहला फिल्ट्रेशन होता था, छानना, फिर इसके बाद जो चीज़ें छोटी छोटी होती है उनका सेगमेंटेशन कराया जाता था, ताकि जो चीज़ें बैठ जाए नीचे तो उसको बाहर आगे पास नहीं कराना है। फिर जो प्राइमरी इफिलेंट बनेंगे उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाया जाएगा, मीन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो उसको लेके जाएंगे एक बड़े से एक्सेलरेशन टैंक में, जहाँ पे फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स का मतलब होता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगस फिलामेंट। फंगस किस तरीके से फिलामेंट्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ढेर सारी बैक्टीरिया बैठी होंगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें जुड़ी होंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये बैक्टीरिया, ये इनका काम क्या है, इनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जब एक्सेलरेशन टैंक में बाहर से इफिलेंट आएगा प्राइमरी, तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्लॉक्स पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है, ऊपर से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो ये क्या करेंगी कि 1 लीटर, बीओडी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर वाटर में क्या करते हैं, जितने भी सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर, इनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। इसे बीओडी मीन्स कि अगर ढेर सारा सीवेज वाटर आ गया भर गया और उसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना, तो बैक्टीरिया को और ज़्यादा चाहिए बीओडी, मीन्स बीओडी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सीवेज वाटर उसमें गंदगी ज़्यादा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत उसको ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बीओडी हमें इंडायरेक्टली ये भी बताता है कि बीओडी की अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सीवेज वाटर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, मीन्स उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल बताता है कि बहुत गंदा पानी है वो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो एक्सेलरेशन टैंक में सब कुछ हो गया, बीओडी जब एकदम कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से बैक्टीरिया ने ऑक्सीडाइज कर दिया है सीवेज वाटर को। ठीक है, मीन्स जो उसका ऑर्गेनिक मैटर था। इसके बाद इसको लेके जाएंगे एक बड़े से टैंक को, इसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक या फिर बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लॉक होंगे नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या होंगे, वो एफिलेंट होंगे, मीन्स कि जो सीवेज वाटर को ट्रीट किया है किसने, फ्लॉक ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। ठीक, फिर इसका जो छोटा सा पार्ट या फिर थोड़ा सा अमाउंट क्या इसको भेज दिया जाएगा किसमें, एक्सेलरेशन टैंक में एज ए स्टार्टर या फिर इनकुलम। ठीक है, फिर इसको ये जो पार्ट बचा हुआ है बाकी की, इसको लेके जाएंगे बहुत बड़े से टैंक में जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। नाम से ही लग रहा है कि अब मौत होने वाली फ्लॉक्स की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है ना इस टैंक में कि जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। तो यहाँ पे जब फ्लॉक्स जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी, तो वो ऐसे ही मरने लगेंगे। जब मरने लगेंगे तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उनको खाने लगेंगे फ्लॉक्स को। तो उसके साथ वो लोग ढेर सारी गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, इन गैस को बोलते हैं बायोगैसेस। और यही बायोगैसेस का काम किया जाता है इन्फ्लामेशन में, मीन्स कि इन्फ्लेमेबल है ये।
ठीक है, कि हाइट मतलब बोल सकते हैं कि लाइटनिंग में हेल्प करेंगी, कुकिंग में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक द रिवर एंड स्ट्रीम। अब जो इफ्लुएंट यहाँ से निकलेगा एनारोबिक स्लड डाइजेस्टर से, अब ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है या बहुत कम है, प्रेजेंट है या फिर पूरी तरीके से ट्रीट हो चुके हैं, और इनको अब कहाँ नेचुरल वाटर बॉडी चाहे रिवर हो गया चाहे स्ट्रीम, वहाँ पे भेज दिया जाएगा, उसमें रिलीज करा दिया। देखिए ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, ये सीवेज का पानी है ना, इनका देखिए यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े टैंक्स में भेजे जाते हैं ताकि इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। You can appreciate how microbe play a major role in treating million of gallon of the waste water every day across the globe। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, अप्रिशिएशन कर सकते हैं माइक्रोब्स की वजह से क्या हो रहा है, जो सीवेज वाटर है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये एक जगह नहीं है, पूरे संसार में हो रहा है। पता नहीं कितने बोल सकते हैं मिलियन ऑफ टैंक्स को क्या कर रही हैं वो लोग, क्लीन कर रही हैं। ठीक है, दिस इज अ मैथोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये लगभग 100 साल से ज़्यादा से ये समय से क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज से नहीं हो रहा, 100 साल पहले से हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवेल द माइक्रोबल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, की आज की डेट में भी अभी भी कोई ह्यूमन के द्वारा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई गई जिसकी वजह से माइक्रोब्स को रिप्लेस कर दिया जाए। किसमें, एसटीपी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। देखिए कि माइक्रोब्स की वजह से ही सीवेज का ट्रीटमेंट हो पा रहा है। अभी तक में ह्यूमन की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी, मीन्स की कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है। You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantity than ever before। ठीक है, जिस तरीके से शहर बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा गंदगी पहले से अब बढ़ती जा रही है, मीन सीवेज और ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं वहाँ से। However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such a large quantity। लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से जो गंदगी बढ़ रही, जो सीवेज बढ़ रहा है शहरों में, उनका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली टू द रिवर लीडिंग टू द एयर पोल्यूशन एंड इंक्रीज द वाटर बॉर्न डिसीजेस। जो अनट्रीटेड सीवेज है, मीन्स कि ऐसे सीवेज, ऐसी गंदगी बोल सकते हैं, क्यों उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल उतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इनको जो ये सीवेज वाटर है इनको डायरेक्टली कहाँ डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, रिवर्स में, जिसकी वजह से रिवर का भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे भी क्या होंगे, वाटर बॉर्न डिसीज होंगी, ऐसी बीमारियाँ जो पानी से होती हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया। ठीक है, ये सारी बीमारियां क्या होती हैं, और ज़्यादा फैलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ अवर कंट्री फॉर पॉल्यूशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है और फॉरेस्ट दोनों ने मिलकर क्या किया, गंगा एक्शन प्लान उठाया और यमुना एक्शन प्लान बनाया, ताकि ये जो दोनों मेन रिवर्स है ना, इनको हम बचा सके पॉल्यूशन से। मीन्स कि यहाँ पे क्या है, एसटीपी अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो भी सीवेज आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके बाद ही गंगा और यमुना जैसी नदी में बहा जा रहा है, मीन्स रिलीज कराया जा रहा है। Under this plan, it is proposed to be built a large number of sewage treatment plant so that only treated sewage may be discharged in the river। ठीक है, इस प्लान के अंदर जो गंगा एक्शन प्लान है या यमुना एक्शन प्लान, इसके तहत क्या होता है कि और ज़्यादा एसटीपी बने, मीन्स कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ज़्यादा बनाया जाए, ताकि जो सीवेज डे बाई डे निकल रहे हैं सिटीज़ से, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करा के तभी जाके नदियों में रिलीज कराया जाए। ठीक है, A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be very interesting and educating experience। अगर आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर वहाँ पे एसटीपी अवेलेबल है, मीन्स कि बोल सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो है एरियल व्यू ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मीन्स बहुत ऊपर से लिया गया है इसका व्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कितने सारे टैंक्स हैं यहाँ पे, इस तरीके से जैसे मेथड बताया इसी तरीके से यहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे देखते हैं। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब माइक्रोब्स किस तरीके से बायोगैस की प्रोडक्शन करेंगे। Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity which may be used as fuel। बायोगैस में ना एक गैस नहीं होता, बहुत सारी गैस होते हैं, मिक्सचर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, तो मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं। उनमें से भी सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट होता है, मीथेन होते हैं, जिनका काम क्या होता है, एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे बायोगैस कैसे बनते हैं या बोल सकते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये माइक्रोब्स की एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है। यू हैव लर्न दैट द माइक्रोब प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जैसा कि आपने पढ़ा है कि माइक्रोब्स ना अपना अलग अलग एक्टिविटी कर देते हैं, मीन्स कि अपना ग्रोथ या फिर उनका जो मेटाबॉलिक पाथवे अलग अलग है और उसके एंड प्रोडक्ट में अलग अलग गैस रिलीज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अभी बता रही हूँ। द टाइप ऑफ गैसेज प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। जो गैसेज हैं दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, पहला कि किस टाइप का माइक्रोब्स उसे यूज कर रहा है, ठीक है, और दूसरा कि किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर सबस्ट्रेट वहाँ पे अवेलेबल है उसे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कि दो चीज़ पे गैस डिपेंड करेगा। पहला ये कि कौन सा माइक्रोब्स है उसके अकॉर्डिंग गैस रिलीज होगा एंड प्रोडक्ट में। दूसरा कि जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है जो बोल सकते हैं माइक्रोब्स यूटिलाइज करेगा, ये भी मायने रखता है कि किस तरीके का मेटाबॉलिक पाथवे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है, द एग्जाम्पल सीटेड इन द रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज मेकिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रीवेज, द मेन गैस इज द CO2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन, अगर जो हम लोग डो बनाते हैं, चीज बनाते हैं, इडली बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2, ठीक है, यहाँ पे CO2 रिलीज होगा। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन द सेलुलोसिक मटेरियल प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद CO2 एंड हाइड्रोजन। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं? सेलुलोज पे। जो सेलुलोज के मटेरियल होते हैं, जो सेल वॉल हैं, ठीक है, प्लांट की, उनके मटेरियल पे क्या होते हैं? एनारोबिकली मीन्स बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहाँ पे वो लोग एक गैस नहीं मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मीथेन हो गया, CO2 हो गया और हाइड्रोजन हो गया। दिस बैक्टीरिया कलेक्टिवली का मैथनोजन। इन बैक्टीरिया को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? मैथनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम दैट इज मैथनोबैक्टीरियम, और उनमें से एक कॉमन बैक्टीरिया का नाम बोले तो मैथनोबैक्टीरियम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एरोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यही बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा STP में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने देखा कि जो एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर थे ना, जहाँ पे जिसने फ्लॉक को खाया, ठीक है, बायोगैस को रिलीज किया, तो यही जो मैथनोजेन है या फिर बोल सकते हैं मैथनोबैक्टीरियम, यही प्रेजेंट होती है जो फ्लॉक्स को खाती हैं, ठीक है, एनारोबिक डाइजेस्टर में, और रिलीज करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस, बायोगैसेस, ठीक है। These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of the cattle, ठीक है। ये बैक्टीरिया मैथनोजेन बोल सकते हैं या फिर मैथनोबैक्टीरियम, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो एनिमल है, जो कैटल हैं, काऊ हो गए, बफेलो हो गए, इनके जो स्टोमच का एक पार्ट है र्यूमन, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। A lot of सेलुलोसिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन र्यूमन, ठीक है। जो र्यूमन है, र्यूमन किसका पार्ट है? कैटल का। कैटल क्या खाएंगे? घास खाएंगे। तो जो घास है, जो प्लांट्स प्रोडक्ट है, उनमें क्या होगा? सेलुलोज प्रेजेंट होगा। तो ये जो सेलुलोजिक मटेरियल है, इन्हीं पे कहाँ, इन्हीं पे क्या ग्रो करती है? यही जो मैथनोजन है या फिर बोल सकते हैं मैथनोबैक्टीरिया, ये यहीं पे ग्रो करती है, ठीक है। इन र्यूमन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन कैटल, ठीक है। र्यूमन जो कैटल का पार्ट है, स्टोमच का पार्ट है ये, ठीक है, र्यूमन, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? सेलुलोजिक मटेरियल जाती है, जब भी कैटल घास खाएगा तो उसमें क्या होगा? सेलुलोज का बना हुआ है, तो यहाँ पे ही क्या, र्यूमन में ही प्रेजेंट होती है ये मैथनोजेंस, ठीक है। तो ये क्या कराती है? ब्रेक डाउन कराती है सेलुलोज का, ठीक है। आप कभी देखे होंगे गाय भैंस को पहले एक बार में चारा खा लेंगे, कुछ टाइम बाद वो जुलाब करती हैं, इस तरीके से क्यों करती हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना सेलुलोज डाइजेस्ट कर रही हैं और अंदर बैक्टीरिया भी हेल्प कर रहा है किसमें? सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। आगे देखते हैं। डू यू थिंक वी ह्यूमन आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन अवर फूड? क्या आप सोचते हैं, क्या आप ये इस बारे में सोच रहे हैं कि हम ह्यूमंस क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? इसलिए इतना इजीली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये बैक्टीरिया नहीं पाई जाती, हमारे किसी पार्ट में पाई जाती है मैथनोजेंस, नहीं पाई जाती है, ठीक है। Thus, the excreta dung of the cattle, commonly called gobar, is rich in this bacteria. The dung can be used for generation of biogas, commonly called गोबर गैस, ठीक है। इसीलिए जो हम बोल सकते हैं गोबर या फिर ये जो डंक है ना कैटल की, इसमें क्या पाया जाता है? यही बैक्टीरिया पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये र्यूमन वाले पार्ट में, मिस स्टोमच का जो र्यूमन पार्ट है, वहाँ पे ही प्रेजेंट है मैथनोजेंस। ये क्या करती हैं? जो सेलुलोज है, जो प्लांट प्रोडक्ट खाती हैं कैटल्स, उनको क्या कराती हैं? डाइजेशन कराती हैं, क्योंकि उनको क्या काम है? वो ब्रेक डाउन कराती है सेलुलोज का, जिसकी वजह से र्यूमन वाले पार्ट में प्रेजेंट है। और जब गोबर रिलीज होता है या फिर जब वो स्क्रेटा बोल सकते हैं कैटल का रिलीज होता है डंग, तो उसमें ही क्या पाई जाती है? बैक्टीरिया। इसीलिए इस बैक्टीरिया की वजह से इसमें क्या होती है? बायोगैस रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? गोबर गैस। और गोबर गैस का इस्तेमाल हर कोई जानता है क्या करने के लिए? खाना बनाने के लिए, लाइटनिंग करने के लिए, ये सब में, ठीक है। आगे देखते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप इन विच द बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लेटरी टैंक इज फीट, ठीक है। अगर आपको बायोगैस प्लांट बनाना है तो क्या होगा? 10 से 15 फीट का आप गड्ढा खोद लीजिए, ठीक है। 10 से 15 फीट का डीप ग्राउंड में गड्ढा कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा कि फ्लोटिंग कवर इज
placed over the sludgery which keep on rising as a gas is produced in the tank due to the microbial activity। ठीक है, उसके अंदर जो गड्ढे हैं ना, उसके अंदर आप ढेर सारे बायो वेस्ट जो भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर, सब्जी का छिलका बोल सकते हैं, या फिर गोबर, या फिर कुछ भी आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और जब उसमें ये जो माइक्रोब्स हैं जब ये अपना काम करेंगी ना, तो ऊपर एक क्या करिएगा, जैसे ये मान लीजिए कि आपने 10 से 15 फीट का गड्ढा खोद दिया, इसमें सारे ढेर सारे आपने ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया और इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग बोल सकते हैं कवर लगाइए, कि मीन्स कि वो फ्लोट करें। ठीक है, जब ये गैस यहाँ से रिलीज होगा तो गैस की वजह से क्या होगा, जो ढक्कन है वो हटेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि अब बायोगैस बन चुका है। ठीक है, द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू पाइप टू सप्लाई द बायोगैस नियर बाई हाउसेस। ठीक है, जो बायोगैस है उनके पास क्या होगा, एक पाइप होगा, या बोल सकते हैं आउटलेट, ताकि जो गैस बन रहा है माइक्रोब्स की एक्टिविटी से, तो उसको सप्लाई किया जाए नियर बाई जो घर हैं अगल बगल में पड़ोस में, वहाँ सप्लाई किया जाए। द स्पेंट स्लेजरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट मे हैव बीन यूज्ड एज फर्टिलाइजर। एक और बोल सकते हैं कि एक और पाइप निकाली जाती है स्लज बनाने के लिए, जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वो फर्टिलाइजर के फॉर्म में रखा जाता है। इसका भी यूज़ किस में के लिए करते हैं, ये फर्टिलिटी के लिए, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे फर्टिलाइजर से। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये। कैटल डंक इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन द रूरल एरिया वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस। ठीक है, जो कैटल डंक है मीन्स गोबर गैस है, या फिर गोबर बोल सकते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, रूरल में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करके कैटल्स रहते हैं इसीलिए। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया। इसी वजह से जो बायोगैस प्लांट है इसको रूरल एरिया में ही बनाया जाता है। द बायोगैस थस प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। जो बायोगैस बनता है इसका काम कहाँ यूज़ किया जाता है, कुकिंग में और लाइटनिंग में, मीन्स खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इस गैस से, और दूसरा लाइटनिंग मीन्स लाइट वगैरह जलाने के लिए। द पिक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट इज सोन। चलिए देखिए एक बार पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये 10 से 15 फीट का गड्ढा है, डीप गहरा। ठीक है, यहाँ से 10 से 15 फीट का। इसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर बोल सकते हैं गोबर वगैरह डाल दिया गया है। ठीक है, इसमें पानी वानी सब कुछ डाल दिया गया है। अब इसमें क्या होंगे, जो एनारोबिक माइक्रोब्स होंगे, जैसे कि मैथनोबैक्टीरियम, ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, जब ग्रो करेंगे तो ये क्या करेंगे, सारी जो ऑर्गेनिक मैटर उसको खाएंगे, तो कुछ गैस रिलीज होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं बायोगैस। इसके ऊपर कवर लगा होगा, फ्लोटिंग कवर। जब ये गैस रिलीज होंगे ना, तो कवर अपने आप हिलेगा, हटेगा। तो इसीलिए उसके साथ साथ एक पाइप निकली रहेगी, ताकि जो गैस बनेंगे अंदर से इनका सप्लाई किया जाएगा और दूसरे घरों में। इसके अलावा एक और पाइप निकला रहेगा, आउटलेट है, जहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्लज, यहाँ पे फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर है यहाँ पे होगा, ताकि जो फर्टिलाइजर क्या किया जाए, सॉइल वगैरह में डाल दिया जाए, ताकि फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, और बायोगैस का क्या काम होता है, लाइटनिंग और कुकिंग में। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस वॉज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द IARI मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, जो ये टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्लांट की, किसकी वजह से आया इंडिया में, दो लोगों की वजह से। पहला है किसकी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से, दूसरा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की वजह से ही बायोगैस प्लांट बने। इसके अलावा अगर आप स्कूल के हैं, या फिर आपके अगल बगल गांव में किसी भी विलेज में आपको अगर बायोगैस देखने का चांस मिलता है ये प्लांट का, तो आप वहां देखिए, विजिट करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और किस तरीके के वहां के लोग मैनेज कर रहे हैं। आगे देखते हैं माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब माइक्रोब्स की हेल्प की जा रही है किस लिए, बायो कंट्रोल, जो पेस्ट हैं या जो बीमारी कॉज करते हैं प्लांट में, उनको रोकने के लिए। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। ठीक है, जो बायो कंट्रोल इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल मेथड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट में बीमारी लग रही है या जो प्लांट में कीड़े लग रहे हैं उनको मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बायोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंग बाय यूज ऑफ द केमिकल, बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड मींस इंसेक्ट को मारने के लिए, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने के लिए। दिस केमिकल आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन एंड द एनिमल अलाइक एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग अवर एनवायरनमेंट, सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, प्लांट। ठीक है, ये जो केमिकल है जहरीले हैं ह्यूमन के लिए भी और जो और एनिमल्स हैं उनके लिए भी। इसके अलावा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में हो रहा है, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन तक, मीन्स पानी जो ज़मीन में वहाँ तक भी पॉल्यूशन पहुँच जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल, जितने भी क्रॉप प्लांट है सब में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है। अवर सॉइल इज ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ वीडिसाइड टू रिमूव वीड्स। ठीक है, हमारा जो सॉइल है ये पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, गंदा हो रहा है, किसकी वजह से, वीडिसाइड, जो ऐसे घासें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, मीन्स हम बोल सकते हैं घास को हटाने के लिए किसी भी फसल से, तो उसी को वीड्स बोलते हैं, और उसके लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं वीडिसाइड्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल में पोल्यूशन हो रहा है। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिसीज, कि किस तरीके से पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल किया जा रहा है बायोलॉजिकली। ठीक है, इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रियलाइज वन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्शन रेदर देन द इंड्यूस ऑफ केमिकल। ठीक है, हम एग्रीकल्चर में उन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक बोल सकते हैं नेचुरल
हम लोग मेथड यूज़ करेंगे ताकि हम लोग ना केमिकल यूज़ ना करें। A key belief of the organic farmer is that the biodiversity further healthier, the more variety of landscape has, the more sustainable it is। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मर कहते हैं कि जिस तरीके से अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखें तो ये हमारे बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितना ज़्यादा एरिया रहेगी उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगा। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेटेड बट इंस्टेड आर कीप्ड मैनेजेबल लेवल बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंस विद इन द लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि जो इंसेक्ट जिसको हम कभी कभी पेस्ट भी कहते हैं उन सबको क्या करना रहता है, मैनेज करना रहता है ताकि हमारे क्रॉप भी खराब ना हो। इसके अलावा वो जो इंसेक्ट है वो भी सर्वाइव करे ताकि हमारा जो बैलेंस है, जो सिस्टम है हमारा ना इकोसिस्टम, वो क्या हो, वाइब्रेंट रहे, मीन्स उनमें चीज़ें बैलेंस रहे। ठीक है, किसी वजह से ऐसा ना हो कि कोई दूसरा सफ़र कर रहा है। ठीक है, अगर हम इंसेक्ट को किल कर दिए अपना प्लांट बचाने के लिए, कहीं ना कहीं और दूसरी स्पीसीज को भी इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं करना, हमें अब पूरा मैनेज करके चलना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही होता है कि हम पेस्ट को किल इतना ही करते हैं जितना ज़रूरत है। किल इन द सेंस हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्लांट में कुछ चेंज कर दें, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पेस्ट या इंसेक्ट लगना ही खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो इंसेक्ट भी जिंदा रहेगा और प्लांट भी सर्वाइव कर जाएगा, मीन्स क्रॉप भी सर्वाइव कर जाएगा, इंसेक्ट भी जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब हम अपने इकोसिस्टम को मैनेज करेंगे ताकि बायोडाइवर्सिटी एकदम मेंटेन रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। Contrary to the conventional farming practices with which is used of chemical method to kill both useful and harmful life form indiscriminately, this is a holistic approach that seek to develop and understanding the web of interaction between the migrate of organism that constitute the field of flora and fauna। ठीक है, क्या होता है जब हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं ना, तो अंधाधुन केमिकल यूज़ करते हैं, मीन्स कि हमको हार्मफुल जो पेस्ट है ना उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे लिए बेनिफिशियल लाइफ फॉर्म है वो भी मर जाते हैं। मीन्स कि हम किसी और इंसेक्ट के लिए केमिकल यूज़ करते हैं तो कोई और इंसेक्ट भी मर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा इकोसिस्टम है, जो उनका वेब है, ठीक है, हर एक सिस्टम में, मीन्स हम हर इकोसिस्टम में बोल सकते हैं कि हर एक स्पीसीज दूसरे से वेब के फॉर्म, मीन्स जाल नुमा घिरा हुआ है। ठीक है, अगर एक स्पीसीज डिस्टर्ब हुआ तो उसके जो बोल सकते हैं कि किसी के लिए वो क्या हो, प्रे हो सकता है, मीन्स उसके प्रेडेटर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी के लिए ये खुद किसी को ये मार के खाता हो, तो हमारा जो इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट द इरिटेशन ऑफ द क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब एज पेस्ट आर नॉट ओनली पॉसिबल बट इज अनडिजायरेबल फॉर विदाउट देम इन बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और द होस्ट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो पेस्ट है इसको पूरी तरीके से हम लोग खत्म नहीं करते, बस इसको मैनेज करते हैं ताकि जो हमारे लिए बेनिफिशियल पेस्ट है या फिर किसी के लिए क्या हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं, या किसी का ये शिकार कर सकते हैं ताकि हमारा जो इकोसिस्टम हो मैनेज हो रहे। ठीक है, thus the use of the बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस और डिपेंड्स ऑन द टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। इसी वजह से जो बायो कंट्रोल मेजर ज़्यादा यूज़ किया जाए और जो ये डिपेंडेंसी है ना टॉक्सिक्स केमिकल पे, इससे हटा जाए। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोचेस इज टू बी फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहिबिट द फील्ड प्रेडिक्टर एज वेल एज द पेस्ट एज वेल एज रियल लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट दे आर प्रिफर। दिस विल हेल्प टू डेवलप एप्रोप्रिएट मीन ऑफ द बायो कंट्रोल। ठीक है, जो बायोलॉजिकल फार्मिंग है या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें सब कुछ देखा जाता है कि किस फील्ड में कौन सा इंसेक्ट रहता है, क्या किसके लिए वो पेस्ट है, किसके लिए वो प्रेडिक्टर है, इसके अलावा उसकी लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके का पैटर्न ऑफ फीडिंग, वो किस तरीके से बोल सकते हैं क्रॉप को खा रहा है, मीन्स उसका खाने का तरीका क्या है, इसके अलावा उसका हैबिटेट क्या है, सब कुछ एप्रोप्रिएटली देखा जाता है। ठीक है, बायो कंट्रोल के समय। आगे देखते हैं, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है। द वेरी फैमिलियर बीटल विथ अ रेड एंड ब्लैक मार्किंग। छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनमें क्या ब्लैक और रेड कलर की मार्किंग होती है बॉडी पे। द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई यूज टू गेट रीड ऑफ द एल्फिड एंड मॉस्किटो रेस्पेक्टिवली। मीन्स कि ऐसे इंसेक्ट्स बनाए गए या ऐसे बीटल बनाए गए जिसकी वजह से दूसरे इंसेक्ट से क्या हमको छुटकारा मिला। जैसे कि लेडी बर्ड अगर कहीं भी इंट्रोड्यूस है तो हमको एल्फिड से छुटकारा मिल जाएगा। ड्रैगन फ्लाई जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे मॉस्किटो नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब कि लेडी बर्ड जो है एल्फिड से छुटकारा दिलवाएगी और ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं ये किससे छुटकारा दिलवाएगी, मॉस्किटो से। एन एग्जाम्पल ऑफ द microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control the butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis often written as BT। ठीक है, जैसे हमने ये माइक्रोबल बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया है, अब यहाँ पे जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है Bacillus thuringiensis जिसको हम BT कहते हैं। ठीक है, इसको बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे एप्लीकेशन में। इसके अलावा इसका काम क्या है, ये हमको छुटकारा दिलवाती है, फिर ये कंट्रोल करती है बटरफ्लाई के कैटरपिलर को। मीन्स कि जब छोटे छोटे अंडे दे देती है बटरफ्लाई किसी लीफ पे तो क्या होंगे, ये लार्वा में बदलेंगे, मीन्स कैटरपिलर में बदलेंगे, इसके बाद ये
किस में बदलते हैं, बटरफ्लाई में। तो जो एक बोल सकते हैं ना कि बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर है, इससे छुटकारा कौन दिलवाएगा, बीटी, बैसिलस थीरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक। दीज आर अवेलेबल इन सैकेट एज अ ड्राई स्पोर विच आर मिक्स विथ वाटर एंड स्प्रे इनटू वेनरेबल प्लांट्स सच एज ब्रेसिकेसी एंड फ्रूट रिवेयर, दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा। ठीक है, क्या होता है, जो ये बैसिलस थीरोजेनेसिस है ना, ये मार्केट में अवेलेबल है कैसे, मीन्स कि हम इसको सूखे पाउडर के फॉर्म में मार्केट में बिकता है, ठीक है। इसको क्या करना, पानी में मिक्स करना है, मिलाना है, और जो प्लांट्स की लीफ है ना, जैसे हो गया सरसों का खेती या किसी भी फ्रूट की ट्री पे, हम उसको क्या करना है, स्प्रे करना है। क्यों, क्योंकि जो फ्लावर होंगे ऐसे फ्रूट प्लांट के या ब्रेसिकेसी की, वहाँ बटरफ्लाई बहुत ईजिली आना चाहेगी, रंग बिरंगी तितलियाँ। और उनकी जो लीव्स होंगी ना इन प्लांट्स की, चाहे वो फ्रूट की ट्री हो चाहे ये ब्रेसिकेसी हो, उनके जो लीव्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे एग्स होंगे, किसके, बटरफ्लाई की। इसी एग से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, और या बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई जो कैटरपिलर से वो निकलेंगे और आगे चल के बटरफ्लाई बनाएंगे। तो ये क्या करना है, जो बैसिलस थीरोजेनेसिस है ये पाउडर के फॉर्म में मिलता है सैकेट में, इसको पानी में मिक्स करके और पूरे जो प्लांट है उस पर स्प्रे करना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। ठीक है, जब वो लार्वा है, ठीक है, जो लीव्स पे बने होंगे छोटे छोटे अंडे में जो लार्वा निकलेंगे बटरफ्लाई के, वो क्या करेंगे, जब स्प्रे कर देंगे हम लोग पानी में मिक्स करके बैसिलस थीरोजेनेसिस को, तो जो लार्वा होगा बटरफ्लाई का वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसके गट में जाएगा ये, ठीक है। ये जो हम लोग स्प्रे कर रहे हैं वाटर, ठीक है, इसमें क्या है, बैसिलस थीरोजेनेसिस। जब उसके लार्वा के गट में जाएगा तो वहाँ पे जो एपिथेलियम, जो मिड गट की एपिथेलियम है, यहाँ बाइंड कर जाता है, और यहाँ पे क्योंकि जो लार्वा है ना, ये वाला जो पार्ट होगा अल्कलाइन होगा, और जो बैसिलस थीरोजेनेसिस कहाँ पे एक्ट करते हैं, जब अल्कलाइन मीडियम होता है वो जहरीला काम करते हैं। तो जब ये लार्वा उस पानी को या फिर उसके टच में आ जाएगी बैसिलस थीरोजेनेसिस की, जब उसके गट में चला जाएगा मिड गट में, तो यहाँ पे क्या होगा, बैसिलस थीरोजेनेसिस क्या करेगी, उसका जो मिड गट का अपर लेयर होगा ना, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, सेल वहाँ पे ब्लास्ट होने लगेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ हो जाएगा लार्वा का। द बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म। ठीक है, जो कैटरपिलर्स हैं बटरफ्लाई की, उनका तो डेथ हो जाएगा, लेकिन और जो इंसेक्ट प्रेजेंट होंगे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है कि हमको जो टारगेट इंसेक्ट है उसको मारना है, जो टारगेट पेस्ट है उसको खत्म करना है, उसके अलावा और जो इंसेक्ट रहेंगे वो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे केमिकल यूज करते ना, तो हमारा टारगेट पेस्ट तो मर ही रहा, उसके अलावा जो और इंसेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड, सो एंड द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थीरोजेनेसिस टॉक्सिक जीन इनटू द प्लांट, सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, बहुत सालों से, मीन्स हम कुछ साल पहले, 10 साल पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो बैसिलस थीरोजेनेसिस का यूज़ किया जा रहा है, जीन में चेंज कर दिया जा रहा है प्लांट में। ये टॉक्सिन जीन के पास होता है बैसिलस थीरोजेनेसिस, जो एक्टिवेट होता है अल्कलाइन मीडियम पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट खुद ही अपने आप को बचा रहे पेस्ट से। ठीक है, आगे देखिए। BT cotton is one of the such example which is being cultivated in some state of our country। ठीक है, जो BT cotton है, BT cotton का मतलब कि कॉटन के प्लांट में क्या है, इसमें डाला गया है जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके क्या, बैसिलस थीरोजेनेसिस। इसका मतलब कि जो कॉटन का प्लांट है उसको किसी भी पेस्ट से प्रॉब्लम थी, तो इसमें क्या, इसकी जीन में चेंज कर दिया गया, यहाँ पे बैसिलस थीरोजेनेसिस डाल दिया गया, ताकि जो इसका पेस्ट या जो इसको डिसीज हो रही है उससे इसको अपने आप छुटकारा मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फ्रॉम द यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिसीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ये एक प्लांट है जैसे कि फंगस ट्राइकोडर्मा। अब इनका काम क्या होता है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगाई दैट आर वेरी कॉमन इन दी रूट सिस्टम। ठीक है, एक ऐसे फंगस है ट्राइकोडर्मा जो रूट सिस्टम, प्लांट के रूट सिस्टम में प्रेजेंट होगी फ्रीली, मीन्स ये किसी से सिम्बेटिक एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, फ्रीली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल पैथोजन। ये क्या करते हैं, बहुत सारे पैथोजन से लड़ते हैं, मीन्स प्लांट के रूट में कोई बीमारी होने से बचाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे किसी प्लांट का रूट है, ये किसी प्लांट्स का रूट है, तो यहाँ पे अगर ये फंगस प्रेजेंट है ना, फ्री फॉर्म में, किसी से एसोसिएशन नहीं करते, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनके जो रूट्स में और माइक्रोब्स के द्वारा कोई बीमारी होगी तो उसको रोकेंगे। तो ये बहुत सारे प्लांट्स को बचाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बैकेलो वायरस आर द पैथोजन दैट अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। जो बैकेलो वायरस, यहाँ पे वायरस भी क्या काम कर रहा है, बायो कंट्रोल की तरह काम कर रहा है। वायरस खुद देखिए, बकेलो वायरस क्या है, पैथोजन है जो कि अटैक करता है इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड को। ठीक है, ये बीमारी कॉज करेगा इंसेक्ट में और कुछ अदर आर्थ्रोपोड में। मेजॉरिटी ऑफ बकेलो वायरस यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, लेकिन जो बकेलो वायरस के ज्यादा करके जो हम बोल सकते हैं जीनस का यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में। ये बीमारी तो कॉज करता है बकेलो वायरस। ठीक है, किस में करता है, कुछ इंसेक्ट्स में करता है और आर्थ्रोपोड्स में करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके ज्यादा करके जो जीनस है, ठीक है, बकेलो वायरस के, जिसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो, इसका यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट में। दिस वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो वायरस होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स कि इस स्पीसीज के लिए, मीन्स ये स्पेसिफिक होंगे, ऐसा नहीं कि सारे जो इंसेक्ट्स हैं सबको मार रहे, नहीं, स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होंगे। और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब किसी एक के लिए, ब्रॉड नहीं है, मीन्स एक को ही मारेंगे, ज्यादा को नहीं मारेंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं, दे हैव बीन सोन दैट टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। ठीक है, हमने एक चीज़ और देखा कि इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे नहीं है, ना प्लांट्स पे है, ना मैमल्स पे है, ना फिशेस पे है, ना बर्ड्स पे है, नॉन टारगेट इंसेक्ट पे। मीन्स कि जिस स्पीसीज को मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट में, उन्हीं को मारते हैं। उसके अलावा अगर और कोई इंसेक्ट प्रेजेंट है या किसी मैमल के लिए या बर्ड या फिश किसी के लिए हार्मफुल नहीं है ये। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in overall integrated pest management program or when ecologically sensitive area is being treated। ये बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है, ताकि जो हमको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हम क्या करते हैं, अगर हम किसी इकोसिस्टम को बहुत सेंसिटिव एरिया है, मीन्स हमको बोल सकते हैं कि सारे इंसेक्ट वहाँ पे बेनिफिशियल है, हमको सिर्फ इस इंसेक्ट को मारना, तो हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो स्पीसीज स्पेसिफिक होंगे बस उसको मारेंगे। उसके अलावा और जो इंसेक्ट प्रेजेंट है और जो बोल सकते हैं प्लांट, मैमल, ये सब जो प्रेजेंट होंगे उनको कोई हार्मफुल नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि बेनिफिशियल है। इसीलिए बोलते हैं इस प्रोग्राम को बोलते हैं IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। मीन्स कि यहाँ पे ढेर सारे जो पेस्ट प्रेजेंट रहेंगे ना, उनमें मैनेज करके मारना है। मीन्स किस इंसेक्ट के लिए कौन सा हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करें कि स्पेसिफिक है उसे खत्म करें, बाकी जो अदर इंसेक्ट प्रेजेंट है वो अनहार्म्ड बचे रहे, मीन्स उन्हें कोई हार्मफुल ना पहुँचे। आगे चलते हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब माइक्रोब्स का हम यूज़ करें बायो फर्टिलाइजर के लिए, जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं यूरिया वगैरह, ठीक है, लेकिन अब हम लोग माइक्रोब्स यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कि वो फर्टिलाइजर की तरह काम करे सॉइल में। ठीक है, विथ अवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। जो हमारी प्रेजेंट की लाइफ स्टाइल है ना, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं चिंता वाली बात है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है इन्वायरमेंट पे, उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली दिस पॉल्यूशन। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, क्या क्यों कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्शन हो क्रॉप का वो ज़्यादा हो। ठीक है, ताकि जो ये डिमांड है, पॉपुलेशन इतना जो बढ़ रहा है, उसकी डिमांड भी कंप्लीट हो सके। ठीक है, of course we have now realized that there are the problem associated with the overuse of the chemical fertilizer. There is a large pressure to switch organic farming the use of biofertilizer। ठीक है, अब हम रियलाइज कर चुके हैं कि जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, इवन हमारे लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसीलिए अब हमें ये केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर देना चाहिए ताकि अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करें, बायो फर्टिलाइजर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो बायो फर्टिलाइजर है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना कि खुद ही क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं या फिर न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो मेन सोर्सेस है बायो फर्टिलाइजर कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है और साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, यू हैव स्टडी अबाउट द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेग्युमिनस प्लांट फॉर्म बाय सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा कि जो दाल की खेती होती है, मीन्स दाल के जो पौधे होते हैं, पी प्लांट बोल सकते हैं या फिर लेग्युमिनस प्लांट। ठीक है, जो दाल के पौधे होते हैं उनके जो रूट्स होती है ना, उनमें क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करती है, उनमें नोड्यूल्स बनाती है ताकि ये क्या कर सके, राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। ठीक है, These bacteria fix atmospheric nitrogen into the organic form which is used by plant as a nutrient। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये लेग्नस प्लांट के रूट में जाके सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना देती है, में जुड़ जाती है और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देती है और प्लांट के लिए क्या है, वो न्यूट्रिएंट का सोर्स है। Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while are free living in the soil. Example Azospirillum, Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil। और भी बैक्टीरिया हैं लेकिन ये प्लांट से ना सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं बनाती। फ्री लिविंग मीन्स मस्त मौला है, ये सॉइल है, मान लीजिए प्लांट है, लेग्युमिनस या कोई भी प्लांट है, तो यहाँ पे क्या इजीली ये बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट है और ये खुद ही क्या करती है, फ्री लिविंग, किसी से एसोसिएशन नहीं बनाती है। ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट माइकोराइजा। जो फंगस है ना, ये क्या करती है, प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन बनाती है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन मीन्स कि कोई हायर प्लांट है, मीन्स हम एग्जांपल ले रहे हैं पाइनस का। ठीक है, जो पाइनस प्लांट है ना, उसके रूट्स में क्या करती है, जो फंगस है ना, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लेती है। इसी हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। मेनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमरस फॉर्म द माइकोराइजा। जो जीनस है फंजाई का जिसका नाम है ग्लोमरस, ये बनाते हैं माइकोराइजा वाला एसोसिएशन, मीन्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्लांट के साथ। द फंगल कंपोनेंट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड टू द प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट ऊपर है, ठीक है, पाइनस मान लीजिए प्लांट ऊपर है, नीचे रूट्स में कौन है, फंगस है। तो ये क्या करती है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है, मान लीजिए फॉस्फोरस है या फिर जो मिनरल्स प्रेजेंट है, ये क्या करती हैं, फंगस ये प्लांट्स के रूट को देती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट है ये क्या करता है, फंगस को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है। दूसरा, इसको जो खुद न्यूट्रिएंट बनाता है फोटोसिंथेटिक करके, ठीक है, उसको यहाँ देता है, फंगस को देता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं म्यूचुअलिज्म। ओके, आगे देखते हैं।
दिया है प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड ऑल्सो ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा प्लांट्स को और क्या मिलते हैं फंगस से? पहला कि रेजिस्टेंस होता है, मीन्स रूट बॉन्ड कोई पैथोजन नहीं है उसको फंगस मार देता है, मीन्स कि रूट से कोई बीमारी ना हो प्लांट को, ठीक है, वहाँ पैथोजन नहीं आए इंटर करे, तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट? फंगस। तो ये क्या करते हैं? पैथोजन को मार देते हैं। इसके अलावा टॉलरेंस जो सैलिनिटी है, जो सैलिनिटी मीन्स सॉइल में क्या होता है, कभी कभी बोल सकते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी प्लांट की टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है फंगस की वजह से। ड्रॉट है, अगर पानी नहीं है, सूखा पड़ रहा है, तब भी वो रह लेगा, ठीक है। ये ओवरऑल क्या कर रहा है? प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज करा रहा है। कैन यू टेल वॉट एडवांटेज द फंगस डिराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन? हाँ, उसको रहने की जगह मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है फंगस को। इसके अलावा उसको खुद बोल सकते हैं कि ग्लूकोज मिल रहा है या सुक्रोज बोल सकते हैं मिल रहा है, क्योंकि जो प्लांट खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस करके लीव्स के थ्रू, तो किसको देगा? फंगस को देगा। आगे देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जांपल एनीविना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटरी एक्सेट्रा। जो साइनोबैक्टीरिया, ये क्या? ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब जो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था मोनेरा किंगडम, उनमें क्या है? साइनोबैक्टीरिया पाए जा रहे थे यू बैक्टीरिया वाली कैटेगरी में। इसके अलावा इनके पास क्या है? खाना बनाने के लिए खुद से सेल प्रेजेंट है, ठीक है, खुद खाना बनाते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और इनमें से जो मतलब सारे साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया के पास पाया जाता है हेट्रोसिस्ट नाम का सेल, जो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल एनाविना हो गया, नॉस्टॉक, ऑसिलेटरी एक्सेट्रा। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज द इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। धान की खेती में जो साइनोबैक्टीरिया है बहुत अच्छा बोल सकते हैं बायोफर्टिलाइजर है, कि मीन्स फर्टिलिटी मेंटेन करता है सॉइल की। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोल रहा है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है, ठीक है। ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है सॉइल में और इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। करंटली इन अवर कंट्री ए नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर यूज दिस रेगुलरली इन द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में बहुत ढेर सारे बायोफर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, मार्केट में खरीदा जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, अब उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हम अच्छे से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो? हमारे इन्वायरमेंट भी बचे और हम भी साथ में स्वस्थ रहें। आगे देखते हैं, समरी में क्या दिया है? माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द लाइफ ऑन द अर्थ। माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लाइफ के लिए अर्थ पे, ठीक है। नॉट ऑल द माइक्रोब आर पैथोजेनिक, सारे माइक्रोब पैथोजेनिक नहीं होते, कुछ ह्यूमन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। मेनी माइक्रोब आर वेरी हेल्पफुल टू ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन के लिए। वी यूज माइक्रोब्स एंड माइक्रोबली डिराइव प्रोडक्ट ऑलवेज एवरी डे। हम लगभग बोल सकते हैं माइक्रोब्स या माइक्रोबली मीन्स कि माइक्रोब से डेरिवेटिव प्रोडक्ट को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन द मिल्क टू कन्वर्ट इनटू कर्ड। जो बैक्टीरिया लैब है या फिर बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस, या इसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करती है? मिल्क में ग्रो करती है और इससे कर्ड बनता है। द डो विच इज यूज टू मेक ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय द ईस्ट, इससे बोलते हैं सैक्रोमाइज सिविस, ठीक है। जो हम लोग बोल सकते हैं ब्रेड जो बन रहा है, जो डो बन रहा है, ये क्या है? एक ईस्ट की वजह से, इसका नाम सैक्रो सर्विस, और इसी यही सेम ईस्ट का यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में क्या बनाने के लिए? ब्रीवर्स बनाने के लिए, मीन्स वाइन बियर ये सब बनाने के लिए। तो हम इसको बेकरिस्ट भी कह सकते हैं, ब्रीवरिस्ट भी कह सकते हैं। सर्टेन डिश सच एज इडली एंड डोसा आर मेड अप ऑफ डो फर्मेंटेड बाई माइक्रोब्स, ठीक है। जो हम लोग इडली डोसा खाते हैं, ये भी फर्मेंटेशन इसका किससे होता है? माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू इम्पार्ट पर्टिकुलर टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर टू चीज, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई हमने पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि प्रोपानी बैक्टीरिया सरमानी, ठीक है। ये जो स्विच चीज थे ना, बड़े बड़े होल दिखा रहे थे उसमें। और एक रोटिफिक बोल सकते हैं एक चीज़ था जिसमें क्या हो रहा था? फंगस की वजह से उसका अलग फ्लेवर आ रहा था। तो ये सब क्या है? अलग अलग जो टेक्सचर है, टेस्ट है, फ्लेवर है चीज़ के, ये अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग फंगस से आ रहे हैं। माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एल्कोहल विच आर यूज इन वैरायटी ऑफ प्रोसेस इन द इंडस्ट्री, ठीक है। माइक्रोब्स की हेल्प से हम लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, एसिटिक एसिड बना सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम बना सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल्स बना सकते हैं इंडस्ट्रीज में। एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय यूजफुल माइक्रोब टू किल द डिसीज कॉजिंग हार्मफुल पैथोजेंस, या बोल सकते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जिसको प्रोड्यूस कहाँ से? माइक्रोब से किया गया, और ये खुद उन पैथोजन कॉजिंग या फिर बोल सकते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मारते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक है प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड निमोनिया, ठीक है। जो एंटीबायोटिक है बहुत डेडली डिसीज से छुटकारा दे, जैसे प्लेग हो गया, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ हो गया, निमोनिया, ये सबसे हमको छुटकारा दिला दी है। फॉर मोर देन 100 ईयर
Microbe are being used to treat the sewage treatment waste by the process of activated sludge formation and help the in recycling of water nature। ठीक है, 100 साल से पहले से माइक्रोब्स का यूज़ किया जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि जो ये पानी जो सीवेज है पूरी तरीके से ट्रीट हो जाए अच्छे से, माइक्रोब से भी, और ऑर्गेनिक जो मैटर पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाए, और यही पानी फिर डिस्चार्ज कर दिया जाए किसमें, नेचुरल वाटर बॉडीज में। मीन्स कि हम यहाँ पे वाटर की रिसाइकलिंग कर रहे हैं। मैथनोजन प्रोड्यूस बायोगैस या मीथेन वी वाइल द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट वेस्ट। ठीक है, जो मैथनोजेंस हैं, ठीक है, एनोरोबिक बैक्टीरिया है जो ग्रो करते हैं सेलुलोजिक पार्ट पे, सेलुलोस वाले पार्ट पे, और ये क्या बनाते हैं, बायोगैस, मिक्सचर ऑफ बायोगैस, जिसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, मीथेन की होती है। बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरिया। जो बायोगैस प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है, तो इनका काम किया जाता है, एनर्जी के फॉर्म में लिया जाता है गाँव के एरिया में। माइक्रोब कैन ऑल्सो बी यूज टू किल हार्मफुल पेस्ट। ए प्रोसेस इज कॉल्ड बायो कंट्रोल। जो माइक्रोब से जो हार्मफुल पेस्ट है उनको मारने में हेल्प करती है, इसीलिए हम इसको बायो कंट्रोल एजेंट में भी यूज कर सकते हैं। द बायो कंट्रोल मेजर हेल्प अस टू अवॉइड हैवी यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। ठीक है, जो बायो कंट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स, ये क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। जो हम लोग हैवी यूज कर रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सबसे हमको छुटकारा दिला रहा है। देयर इज अ नीड ऑफ दिस डे टू पुश फॉर यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो इस समय का, जो अभी का मॉडर्न टाइम है, इस समय हमें बायो फर्टिलाइजर की तरफ क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको छोड़ देना चाहिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द डाइवर्स यूज ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैव पुट माइक्रोब सो दैट द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ये हमें पता चला कि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बीमारी कॉज नहीं करते हैं, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ह्यूमन के लिए जो अच्छे माइक्रोब्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहाँ पे, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन की सोसाइटी में। ठीक है, ये चैप्टर तो पूरा खत्म हो गया। देखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है, किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट है मन में ना, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपनी नई एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर ये जो पीडीएफ है इस एनसीईआरटी का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये पीडीएफ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।